ओके बेटे, अब इधर ध्यान दो, बातें बंद अब बिल्कुल बच्चे। भुवनेश काम पे ध्यान। देखो इधर फ्रिक्शन के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। वी हैव सीन दैट कि अगर सरफेसेस के बीच स्लाइडिंग नहीं है तो आपको जज करना पड़ेगा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 से लेके म्यू एस एन के बीच कुछ भी हो सकती है, और अगर स्लाइडिंग हो रही है तो इट इज सिंपल म्यू के एन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, जैसे ये वेज है हमारे सामने, वेज तो फिक्स है, दिस एंगल 37 डिग्री, ये ब्लॉक इस तरफ करा हुआ था लास्ट क्लास का, एक बार जस्ट एक रिपीट कर रहे हैं इसको। ये पुली आ गई इधर एंड इधर ये ब्लॉक हैंग कर रहा है। लेट्स से ये वाला ब्लॉक है 20 kg का और ये वाला ब्लॉक है लेट्स से 6 kg का। ठीक है, इस ब्लॉक और इस वेज के बीच यहां पर इस सरफेस पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है लेट्स से 0.6। म्यू एस की वैल्यू भी 0.6 है, म्यू के की वैल्यू भी 0.6। हमें सिंपली बताना है मोशन होगा या नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ता है आराम से। ठीक है, आप एकदम स्ट्रेट अवे मत शुरू कर देना, ये तो भारी है यार, ये तो इधर ही जाएगा। आराम से, ऑफ कोर्स ये इस बार उम्मीद है जाएगा ही, बट फिर भी इस तरफ से आप चेक करो ड्राइविंग फोर्स कितना है 6G। इस तरफ से देखो तो ये ड्राइविंग फोर्स कितना है, दिस इज 20G साइन 37 डिग्री, ये आ जाएगा 200 साइन 37 आ जाएगा 3/5, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 न्यूटन। तो अगर फ्रिक्शन ना होता तो डेफिनेटली ये 120 न्यूटन इज ग्रेटर, तो ये इधर नीचे जाना चाहता और ये ऊपर। अब अगर फ्रिक्शन है तो या तो ये मोशन नहीं होगा, फ्रिक्शन अगर केपेबल हुआ, इतना स्ट्रांग हुआ कि मोशन ना होने दे, तो मोशन नहीं होगा, या होगा तो फिर ये पक्का इधर नीचे ही जाएगा। इन एनी केस ये नहीं हो सकता ये नीचे जाए ये ऊपर जाए, चांस ही नहीं है। ठीक है, सो इन दिस केस फ्रिक्शन फोर्स पक्का इस केस में मोशन होगा नहीं, अभी वो देखना है मोशन होगा या नहीं होगा। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आएगी 20G cos थीटा, ये आ जाएगी 20 इंटू 10 इंटू कॉस 37 हो गया 4/5, ये आ गया 160। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हो गई म्यू एन, दैट इज 0.6 इंटू 160, ये कितना आ गया 96 न्यूटन आ गया, 96 न्यूटन आ गया ना। तो अब ये फोर्स कितना है 120 ड्राइव। सो इन दिस केस द ड्राइविंग फोर्स इज 120 न्यूटन एंड अपोजिंग फोर्स कितना आ रहा है इस केस में, रस्सी के टेंशन को नहीं देखना इस केस में, अपोजिंग फोर्स आएगा एक तो इसका वेट, क्योंकि ये चाहता था मोशन उल्टे डायरेक्शन में हो, ये चाहता था ये नीचे जाए, तो अपोजिंग फोर्स में इसका वेट भी लेंगे दैट इज 60, और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू तो ये कितना आ जाएगा 156, तो मोशन नहीं होगा इस केस में। ठीक है, सो अब न्यूटन के लॉज लगाए, समझ गए ना। एज द ड्राइविंग फोर्सेज आर स्मॉलर देन द अपोजिंग फोर्सेज, मोशन नहीं, मतलब ये वेट इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये इसको भी अपोज कर दे और यहां पे फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू को भी अपोज कर दे। अब अगर मोशन नहीं है तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इन सारे ऑब्जेक्ट्स पे लगने वाले फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस। पहले आप इसको देखो गौर से, ये 6 kg का ब्लॉक रेस्ट पे है, तो डेफिनेटली इसके वेट को रस्सी का टेंशन बैलेंस कर देगा, तो रस्सी का टेंशन कितना आएगा 60। फ्रिक्शन, क्योंकि देखो अब मोशन नहीं हो रहा तो पार्थ बेटे यहां पे फ्रिक्शन होगा स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है सेल्फ एडजस्टेबल। ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा सिचुएशन के हिसाब से। यहां पे आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है भाई साहब, टेंशन 60 न्यूटन होना ही चाहिए। पहले आप इसको देखोगे, श्रेया बेटे नंदिनी किधर गई, साथ में तो टहल रही थी नीचे, अच्छा उधर है। सो टेंशन तो आ गया 60 न्यूटन। ओके, अब इधर आओ, अब अगर टेंशन 60 है तो ये फोर्स कितना आया 60 न्यूटन टेंशन ना, ये ब्लॉक तो रेस्ट पे है, तो ये 120 नीचे 60 ऊपर, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है 60।
ये वैल्यू बेटे आपको बताती है कि यार जरूरत पड़ी तो इस ब्लॉक और इस वेज के बीच फ्रिक्शन यहां तक जा सकता है। अगर मोशन हो रहा है तो पक्का फ्रिक्शन इतना ही होगा, अगर मोशन नहीं हो रहा तो फ्रिक्शन 0 से इस वैल्यू के बीच एनीथिंग इट कैन बी डिपेंडिंग ऑन द अदर फोर्सेस। सिमर बेटे क्लियर है? अदर फोर्सेस से बचे 120 एंड 60, तो खाली फ्रिक्शन को 60 की जरूरत थी बस। क्लियर है एकदम? तो ऐसे ही देखना आपने इन क्वेश्चंस में, आप स्ट्रेट अवे मत शुरू हो जाना लेट अस, अरे भारी है सर एक्सेलरेशन, ये इधर ये इधर। अच्छा पता है उसमें क्या मिस्टेक होती? मेरी बात सुनना, आप स्ट्रेट अवे चलते, ऐसे आपके दिमाग में आता है स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं हम, ये इट्स ओके मिटा दो, ऐसे ही समझा देता हूं। आप स्ट्रेट अवे कहते ये ए से नीचे जा रहा है, ये ए से ऊपर, स्ट्रेट अवे, बिना इस बात को चेक करे कि मोशन होगा भी या नहीं, आप स्ट्रेट अवे शुरू हो जाते। आप लिखते 120 माइनस टी माइनस 96, क्योंकि जब मान रहे हो मोशन हो रहा है तो फिर फ्रिक्शन को म्यू एन लोगे ना। फिर इक्वेशन क्या बनती तुम्हारी? इक्वेशन बनती 120 माइनस टी माइनस 96 इज इक्वल टू 20a। हाँ या ना, कोई डाउट? आप स्ट्रेट अवे कहते यार ये इतना भारी है, मोशन हो रहा है, सो 120 माइनस टी होगा, फिर ये 60 मत लेना, टी माइनस 96 इज दिस, ये उसी एक्सेलरेशन से ऊपर, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखते हैं? आप लिखते टी माइनस 60 इज इक्वल टू 6a। इन इक्वेशंस को ऐड करते, कैंसल, 120 माइनस 56 कितना आ गया? माइनस 36, दैट इज इक्वल टू 26a। तो एक्सेलरेशन आ जाता माइनस ऑफ 36 बाई 26। लॉज ऑफ मोशन से हमें गंदी आदत पड़ी होती है, हम कहते हैं अच्छा जी ए नेगेटिव, हैंस मोशन इधर नहीं इधर हो रहा है, और दिमाग भी नहीं लगाते उस समय यार ये 6 kg का ये कैसे नीचे जाएगा, या कुछ कहते अच्छा मोशन इधर, मतलब 6 छोड़ ही देते, बस हो गया आंसर, सर मेरा आंसर आ गया, एक्सेलरेशन इज माइनस, हैंस मोशन इज अपोजिट टू व्हाट वी हैव अज्यूम्ड। फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन अगर नहीं है, तुमने माना एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तुम्हारा आंसर आया नेगेटिव, तुम बोल सकते हो कि जिधर मैंने माना था उधर नहीं, उल्टी साइड है। फ्रिक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर मोशन इधर है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, और अगर मोशन इधर है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। बेटा फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदलेगा, तो इसलिए फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस में कभी भी ये मत कहना कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, हेंस मोशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। आपको अपोजिट डायरेक्शन में फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, और इस केस में तो सेंस ही नहीं बनता, 6 ने नीचे जाना ही। तो आप हमेशा ऐसे सोचो, फ्रिक्शन अगर नहीं है तो मोशन किधर होना चाहता था, तो फ्रिक्शन आएगा तो उस मोशन को बस अपोज करेगा, उल्टे डायरेक्शन में नहीं मोशन क्रिएट कर देगा। क्लियर एकदम? नोट कर लो। यस बेटे, ये कुछ नहीं करती है, नथिंग, गलत आंसर है ये। तो तुम कह दो नेगेटिव है तो फिर ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदलना पड़ेगा ना। ठीक है, देखो फ्रिक्शन ना होता फ्रिक्शन, फिर चाहे मोशन ऊपर होता चाहे नीचे होता, इनके डायरेक्शंस ना बदलते, 120 नीचे ही रहता, टी ऊपर ही 60 नीचे ही, तो मेरा आंसर सही था। फ्रिक्शन का तो डायरेक्शन ही बदल जाएगा ना, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। क्लियर है? तो हमेशा आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। मृदुल बोलो बेटा। ऑन द वर्ज है तो ना ये दोनों बराबर आ जाते, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्सेस जस्ट बराबर आते, तो हम कहते हैं मोशन नहीं हो रहा, इट्स ऑन द वर्ज। ठीक है, नोट कर लो बेटा इसको। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब मोशन नहीं हो रहा तो फिर ये फोर्स इसके बराबर ही आएगा। लक्ष्य बोलो बेटा। हाँ, पोजीशन चेंज नहीं हो रही मतलब पोजीशन से बेटे तुम्हारा क्या मतलब है? नहीं, ऑफ कोर्स बेटा, तभी तो फ्रिक्शन स्टैटिक है। यस भुवनेश। हाँ जी, ये लिमिटिंग है, ये यहां तक तब जाएगा जब जरूरत पड़ेगी, ये जाएगा नहीं यहां तक। जरूरत 60 की थी, स्टैटिक फ्रिक्शन समझदार फोर्स है, ये इसकी लिमिट है, मतलब यहां तक जा सकता है, जरूरत 60 की है तो 60 लगेगा। ठीक है, ये बेटा अनमोल बोलो इंक भर के दे इसमें, बार जो भी हो ना। ओके, नाउ राइट, एक सिंपल सा कंसेप्ट स्कूल एग्जाम में पूछ लेते हैं। पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। पुलिंग इज इजियर, सामने आप पूछ रहे थे ना बेटा एक दिन, पुलिंग इज इजियर देन
पुशिंग, वो फ्रिक्शन में आराम से आप समझ जाओगे। देखो इधर ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, तो ये फोर्स तो कांस्टेंट है, इसको कोई नहीं छेड़ सकता, ठीक है, थैंक यू बेटे। ये mg तो कांस्टेंट आ गया, ये तो डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। इधर से हमने इसको धक्का मारा ऐसे चलाने के लिए, इस तरफ फोर्स अप्लाई किया F फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल थीटा, ठीक। प्रॉब्लम क्या है धक्का मारने में, धक्का जब आप मारते हो ऐसे नीचे की ओर, ऐसे बॉडी को चलाने के लिए आपने ऐसे धक्का मारा, हल्की फुल्की बॉडी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, धक्का मारने का माने धक्का मार दोगे, खींचने का माने खींच दोगे। भारी ऑब्जेक्ट है, यू नीड टू थिंक कि एफर्ट मेरा किस तरफ से कम लगेगा। आपने एफ फोर्स लगाया, इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम सुचित, पुश करने से प्रॉब्लम क्या हो रही है, हट, पुश करने से ये फोर्स का कंपोनेंट ऐसे आएगा, एफ साइन थीटा आएगा ना, ये एफ कॉस थीटा। देखो तुमने तो एफ का फोर्स दिया, लेकिन इफेक्टिवली कितना फोर्स है जो इसको आगे चलाने की कोशिश कर रहा है, एफ कॉस थीटा। एफ साइन थीटा तो तुम्हारी मुसीबत और बढ़ा रहा है, क्योंकि mg भी नीचे, एफ साइन थीटा भी नीचे, इस वजह से नॉर्मल फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा। तो जब आप किसी बॉडी को धक्का मारते हो ना, तो इन अ वे आप फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज कर रहे हो। आपने ऐसे पुश किया, अब देखो नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया mg प्लस एफ साइन थीटा। और यार अगर नॉर्मल फोर्स बढ़ गया तो फ्रिक्शन की लिमिट नहीं बढ़ जाएगी, है ना। अब अगर ये ब्लॉक आगे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा। मान लो आपने इतना तेज फोर्स दिया है कि दिस ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, जस्ट चलने वाला है, तो ये फ्रिक्शन कितना है, म्यू एन। तो तुम्हारा ये जो फोर्स है एफ नहीं, एफ कॉस थीटा, क्योंकि एफ बॉडी को चला नहीं रहा, एफ कॉस थीटा चला रहा है, एफ साइन थीटा तो मुसीबत बढ़ा रहा है। लेट्स से बॉडी जस्ट चलने वाली है, जस्ट मैं इतने फोर्स की बात कर रहा हूं, तो एफ कॉस थीटा कितना आएगा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एन। सो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू एन कितना है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आएगा फोर्स। तो आप कह सकते हो कि व्हेन वी पुश अ बॉडी, then the vertical component of the force will increase the normal force. As a result, friction will increase, that's why it is difficult to push. पुल करना चाहोगे तो आई बिलीव आप समझ ही गए हो इसको। पायल बेटे पुश करते, पुल करते वक्त क्या होगा, पुल करते वक्त आप फोर्स बच्चे ऐसे लगाओगे, एफ कितने एंगल पर, थीटा। तो अब एफ का ये कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा, एफ साइन थीटा। ये एफ कॉस थीटा पिछली बार की तरह वही काम कर रहा है, यहां पे भी एफ कॉस थीटा अल्टीमेटली बॉडी को चलाना चाहता था, वहां भी चलाना चाहता है। तो दोनों केसेस में देखो, जो फोर्स बॉडी को ड्राइव देना चाहता है वो नहीं बदला दोनों केसेस में, इट इज एफ कॉस थीटा इन बोथ द केसेस, बट एफ साइन थीटा ने वहां तुम्हारी मदद कर दी। अब एफ साइन थीटा ऊपर है, mg नीचे है, और नॉर्मल फोर्स ऊपर है। अब नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg माइनस एफ साइन थीटा, घट गया नॉर्मल फोर्स, बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, तो ये म्यू एन। तो अब एफ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू म्यू एन, एन की वैल्यू रख देना, डन। सो व्हेन वी आर पुलिंग अ बॉडी, the component of the force applied by us is in the upward direction, which will reduce the normal force, and hence the friction force will decrease. So that's why it is easier to pull. विषय समझ में आ रही बात, अलर्ट हो गए बेटे, सुनो ध्यान से, नोट कर लो इसको, ये आप स्कूल एग्जाम में लिख अपने आप लेना। हाँ वो टॉपलिंग है ना बेटा, तो अभी उस पर हम जा ही नहीं रहे, वो बॉडी लिफ्ट होना चाहिए, चेयर है, चेयर पे लगाओ, चेयर पलट भी सकती है, तो दैट वे विल स्टडी इन रोटेशनल मोशन, टॉपलिंग वगैरह। आपसे मेरा एक सवाल है, वो एक होमवर्क की तरह, संडे भी आ रहा है, बीच में टाइम मिलेगा तो सोचना आप, ये वाला मिटा रहा हूं, क्लियर है नहीं तो,
ठीक है, देखो इधर पुल करना आसान है, ये तो हम सबने समझ लिया एज कंपेयर टू पुश। अब खाली पुल की ही बात चल रही है, पुश तो नहीं करेंगे, उस केस में तो डेफिनेटली फोर्स हमें ज्यादा लगाना पड़ता है। मृदुल, किस एंगल पर फोर्स लगाऊं कि मुझे इस ब्लॉक ऑफ मास m को चलाने के लिए कम से कम फोर्स लगाना पड़े? मैं किस एंगल थीटा पे फोर्स लगाऊं ताकि जब मैं इस ब्लॉक पे फोर्स लगाऊं तो फोर्स की जरूरत सबसे कम हो? यस, थप्पड़ पड़े, बॉडी को चलाना है, तुम बॉडी को उठा रहे हो कह रहा है 90 डिग्री पे, बॉडी को उठाने को थोड़ा मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बॉडी को मुझे चलाना है। तो नॉर्मल फोर्स, देखो बेटे बात हिसाब किताब की है, न्यूमेरिक वैल्यू लेके दे, और मैं कराऊंगा नहीं आज, बताओगे आप। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपकी ना बेसिक थिंकिंग डेवलप, मैं भाई बताऊं अभी करा दूं बेकार हो जाएगा, आपकी बेसिक थिंकिंग डेवलप होगी। आप देखो, आप कह रहे हो 0 डिग्री, मेरी बात सुनो, न्यूमेरिक वैल्यू ले लो, मास ले लो इसका 10 kg, तो ये कितना हो गया 100 न्यूटन हो गया नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 100 न्यूटन। म्यू की वैल्यू चलो हाफ ले लेते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई 0.5 इंटू 100 यानी 50 न्यूटन। तो अगर तुम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 50 न्यूटन या उससे ज्यादा, 50 तो मिनिमम है। फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है 50, तो तुम्हें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा यार, कम से कम 50 तो लगाओ, बल्कि 50 पे तो अभी ये चलने को तैयार होगा, 50 से थोड़ा ज्यादा ही, बट लेट अस टॉक अबाउट दिस ओनली कि वो फोर्स जिसमें ये बस चलने को तैयार है। तो इस केस में तो 50 आया। अब एक बात देखो, मैं ज्यादा नहीं डिटेल बताऊंगा, आपको सोचना है इस पे। 90 डिग्री तो बेटा प्लीज, क्रिकेट खेला था, फुटबॉल थोड़ा, खैर चीप मैं बोलने जा रहा था, कुछ जाने दो, रोक देते उसको। ये तुम एक काम करो, अब अगर मैं एंगल पर फोर्स लगाऊंगा, किसी एंगल पर, अब दो बातें हो रही हैं अनमोल, क्या दो बातें हो रही हैं? तो क्या हो रही है? फिजिक्स पढ़ने आए हो, बताओ, चौपाल तोड़ना लगी है तुम, मतलब डिस्कशन कर रहे हो मेरे साथ। हाँ बताओ, क्या दो बातें हो रही हैं? तुम सोचो ना किस सेंस, ऑफ कोर्स बॉडी को चलाने के सेंस में, और कौन से सेंस में होगा? दो बातें हो रही हैं, एक तो अब पहले के मुकाबले, यस बेटे, अब नो डाउट पहले के तुमने 50, ये मतलब एफ फोर्स ही लगाया, लेकिन अब तुम जो भी फोर्स लगा रहे हो उसका सिर्फ एक कंपोनेंट ही इसको चलाने की कोशिश कर रहा है। मैं कहता फ्रिक्शन यहां पे भी 50 है लिमिट, और यहां पे भी लेटस से 50 है, लेटस से, तो कहते सर फिर ऐसे फोर्स मत लगाओ ना, वैसे ही लगाओ। लेकिन तुम्हारे ऐसे फोर्स लगाने से एक तरफ तो घाटा हो रहा है कि तुम्हारे फोर्स का एक कंपोनेंट ही आ रहा है मोशन देने, लेकिन दूसरी तरफ फायदा भी हो रहा है। फायदा क्या हो रहा है? फ्रिक्शन भी तो 50 से कम हो रहा है, क्योंकि अब यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा म्यू एन, और एन की वैल्यू क्या होगी mg माइनस एफ साइन थीटा। तो इस केस में जाने पर एक तरफ तुम्हें थोड़ा सा नुकसान हो रहा है कि तुम्हारे फोर्स पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा, लेकिन तुम फ्रिक्शन को भी तो घटा पा रहे हो। क्या पता इस केस में तुम्हें 50 न्यूटन से कम फोर्स लगाना पड़े और बात बन जाए, हु नोज। तो ये कैसे डिसाइड करोगे कि मैं किस एंगल पे फोर्स लगाऊं ताकि मुझे सबसे कम एफर्ट डालना पड़े? अरे यार मैं बैठ जाऊं आराम से बेटा, अरे भाई मेरे 30, 45, 60 इनके अलावा क्या एंगल नहीं होते? बेचारा 40 डिग्री तो एंगल होता ही नहीं दुनिया में। तुम लोग हट 90 से थोड़ा कम, मतलब अब ऐसे ये तुम लोग यार, कुछ तो थोड़ा लॉजिकली, देयर इज समथिंग कॉल्ड मिनिमम मैक्सिमम, कुछ तो सोचो। नहीं बच्चे, अब ऐसे हट बोलना अच्छा नहीं लगता तुम लोगों को, मतलब इसको तो बेइज्जती कर दो कोई बात नहीं, अनमोल की कर दो चलता है, कोई नहीं, ये बुरा नहीं मानता, तुम लोग भी नहीं मानोगे, बट नहीं बच्चे तुम लोग सोचो, मैं आप पे छोड़ रहा हूं, ये किसी से नहीं पूछना है, गूगल करते हैं अभी आंसर आएगा, आएगा भाई, आप तो दिमाग लगा लो, ये आपका काम है। एक तरफ हमें थोड़ा सा लॉस हो रहा है बच्चे, एफ की जगह कितना फोर्स मिल रहा है खाली पुल करने के लिए, एफ कॉस थीटा, फायदा भी तो हो रहा है, फ्रिक्शन भी तो घट रहा है।
तो अब तुम सोचो यार, और प्लीज बेटे प्लीज 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 0, 30, 45, 60 के बियॉन्ड भी सोचा करो तुम लोग। 37 डिग्री भाई आपका काम है थिंक। मैं हिंट दे रहा हूं, मैक्सिमा मिनिमा मैंने पढ़ाया है आपको, पढ़ाया है ना। मैं कह रहा हूं मिनिमम फोर्स की जरूरत है मुझे, तो बताओ किस एंगल पे मैं फोर्स अप्लाई करूं। वंशिका बताना मुझे मंडे को, संडे आराम से 15-20 मिनट आधे घंटे टाइम लगा के सोचना, आपकी थिंकिंग अच्छी होगी और डेवलप होगी। वही तो पढ़ाई का असली काम होता है बेटे। ये थोड़ा ना क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाओ, मतलब रट्टे मारते ना। आप सोचो इसको, कोई हेल्प नहीं होगा, कोई बात नहीं है। आपने आधे पौने घंटे 1 घंटे भी सोच लिया तुमने, नुकसान नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। सोच, ये तुम्हारे दिमाग में घूमना चाहिए अच्छे से, यार कैसे करूं। अब जब मैं हिंट दे रहा हूं मैक्सिमम मिनिमम, फिर तो ज्यादा बचना ही नहीं चाहिए। और खेलने मत लग जाना कैलकुलेटर लेके, 1 डिग्री पे कितना आया, 2 डिग्री पे कितना आया, 3 पे कितना आया, पूरा 0 से 90 में चेक कर डालो, है ना। सर ने कहा था 1 घंटा, शायद यही कहना चाह रहे थे सर, तुम 90 बार कैलकुलेट करो। तो इसको ट्राई करना, ये आपका काम है। ओके, नाउ राइट, ब्लॉक प्लेस्ड ओवर, या एक और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सोनी बेटे किधर गायब थे 2 दिन 3 दिन, स्कूल एग्जाम हो गया अभी, चलो ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो क्वेश्चन लिख लिया ना। क्वेश्चन पिछला वाला ऐड कर लो कि फाइंड एट व्हाट एंगल थीटा, फाइंड एट व्हाट एंगल थीटा the force must be applied, at what angle theta the force must be applied so that force needed is minimum to just pull the block, so that force needed is minimum to just pull the block। सही से बताना सोच के, ठीक है। और प्लीज कहीं से हेल्प नहीं लेनी है, कहीं से हेल्प लेनी है तो फिर मंडे में ही बता दूंगा। तो आप ये नहीं कहीं से देख के और यस हो गया मेरा आंसर आ गया, वो पर्पस ही नहीं है, आपने सोचना है। नाउ राइट एंगल ऑफ हेडिंग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नाउ देखो इधर एंगल ऑफ फ्रिक्शन को जस्ट एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इसका ज्यादा काम नहीं आएगा न्यूमेरिकल्स में। ये ब्लॉक रखा हुआ है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, वेट आ गया नीचे की ओर mg, नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर आ गया n, आपने ब्लॉक को पुल करना शुरू किया F फोर्स से, ब्लॉक चल नहीं रहा, तो जितना फोर्स तुम लगाओगे फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही आएगा। नॉर्मल फोर्स कौन दे रहा है, सरफेस, फ्रिक्शन फोर्स कौन दे रहा है, सरफेस। तो सरफेस ने ब्लॉक को नेट फोर्स कितना दिया, √n² प्लस F², इसको हमने क्या नाम दिया था, कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे फोर्स तुम बढ़ाते गए, जैसे ये ब्लॉक ऑन द वर्ज ऑफ मोशन आया, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, μn। तो इस वक्त जब ये ब्लॉक ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, सरफेस ने ब्लॉक को जो फोर्स दिया है दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। कितनी होगी इस कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू, Fc √ऑफ नॉर्मल फोर्स का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। ये इस वक्त जब ये ब्लॉक बस चलने को तैयार है, सो दैट यहां पे फ्रिक्शन लिमिटिंग आ गया, कायदे से μs आना चाहिए, मैं μs और μk सेम लेके चल रहा हूं। इस वक्त ग्राउंड जो इस ब्लॉक को नेट फोर्स दे रहा है, जिसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, इसका नॉर्मल फोर्स के साथ जो एंगल है, लैम्डा सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, थीटा से करना है कर दो, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। So what is angle of friction? It is the angle made by the normal force with the contact force at that moment when the block is on the verge of motion. ठीक है, तो ये है angle of friction, नोट कर लो इसको। हाँ बेटे अभी डायग्राम बना लो, मैं अभी वंशिका रिपीट करता हूँ। मृदुल इधर आगे बैठ जाओ बेटे, वहां 4 लोग वो पानी गिरा उधर, इधर आ जाओ। साक्षी बेटे शिफ्ट हो जाओ, तुम लोग तो पतले पतले लोग हो सब। बैग आगे रख दो चेयर पे।
पानी भी आगे रख दो बेटे, वहां भी पानी, सब पानी, कोई ना ब्लॉकेज हो रही है कहीं, सब पानी गिरा रहे हैं। चलो नोट करो इसको। अर्जी बेटे ध्यान रहना, वहां भी थोड़ी देर बाद पानी गिरेगा, गिर रहा है ये, फिर ना वहां पाइप पीछे ब्लॉकेज, क्योंकि सबका एग्जिट वाला पाइप एक ही है ना। अनमोलजीत बेटा देख लेना कल अगर संडे टाइम मिले आके ना प्लीज। ले, तुम्हारा इंस्टीट्यूट है यार, घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम हम ठीक नहीं करते। युवराज का कौन, मूंगिया? अच्छा वो आता कहाँ है ना, ऑनलाइन है? हाँ जी बेटे ऑनलाइन, किसी को कोई डाउट है? अच्छा ठीक है, ओके बेटे क्लियर है। सो राइट डेफिनेशन, इट इज द एंगल, it is the angle between normal force, it is the angle between normal force and contact force at the instant when block is on the verge of motion, at the instant when block is on the verge of motion। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स में अगर आप इस चैप्टर में थ्योरी वगैरह देखोगे बस यही थोड़ी सी है, एक दो पॉइंट और है वो भी खत्म ही कर देते हैं। जैसे ये ऐसे मतलब न्यूमेरिकल टाइप ही है, बट स्कूल एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं। लेट्स से ये एंगल थीटा है, और ये जो एंगल थीटा है ना, ये एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है। tan थीटा इक्वल टू म्यू पे होता है ना एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, तो ये एंगल एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है। तो अब अगर आप यहाँ पे एक ब्लॉक को रखोगे तो ये खुद ब खुद ही नीचे फिसल जाएगा, है ना। तो बस इसका एक्सेलरेशन अगर हमें बताना है, बड़ी बेसिक बेसिक चीजें, अभी अच्छी चीजें आएंगी फ्रिक्शन में, आगे देखो आप। ये फोर्स कितना आएगा, mg साइन थीटा, ये फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, म्यू एन, दैट इज म्यू mg कॉस थीटा। प्लीज गौर करना, इसको ना तुरंत मत म्यू एन लिख दिया करो, देख लिया करो स्लाइडिंग है भी या नहीं है। यहाँ पे है बिकॉज दिस कंडीशन इज देयर, इसलिए मैंने डायरेक्ट म्यू एन लिख दिया, और बाकी बेटे एन की वैल्यू तो mg cos थीटा के बराबर है ही है यहाँ पे। ओके, सो इस केस में व्हाट विल हैपन इज mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ma, m कैंसल, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, ये इसका एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, और अगर सिमरबीर लास्ट क्लास में एक केस किया था हमने, ब्लॉक को हमने नीचे से ऊपर ऐसे पुश कर दिया था, उस केस में याद है mg sin थीटा भी नीचे था और फ्रिक्शन भी नीचे था, तो उस केस में रिटार्डेशन क्या था, g sin थीटा प्लस म्यू जी, क्योंकि दोनों नीचे हो गए थे ना। सो व्हेन अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन, जिसका इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, दिस इज द एक्सेलरेशन। जस्ट ये स्कूल पर्पस, इतना ही है थ्योरी। अब हम थोड़े और बेटर प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट करो। एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। बस तुम लोगों को अब बेटे मुझे बस वर्क पावर और उसका बताना है ना, ग्रेविटेशन का। नहीं वो मैं एसएल की जरूरत नहीं है, मैं वो लिख के पॉइंट्स एंड वो तुम लोग को भेज दूंगा फोटोज के ना, वर्क पावर के भी, और वो आन्या की बुक रखी है मेरे पास, एंड ग्रेविटेशन दोनों के। ठीक है, 27 को एग्जाम है ना, ट्यूसडे। कल आन्या बुक ले लेना बेटे याद से फिर अपनी, फिर तो चाहिए होगी कल के बाद, या नहीं चाहिए। ठीक है, ऊपर की ओर पुश किया फिर तो कर लोगे ना, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। ओके गुरुफरमान, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा था, लास्ट क्लास में किया तो है। अगर एंगल बड़ा छोटा होता तो ब्लॉक तो वैसे ही ना नीचे जाता। ठीक है, नाउ राइट ब्लॉक प्लेस्ड ओवर अनदर ब्लॉक, ब्लॉक प्लेस्ड ओवर अनदर ब्लॉक। बोलो बेटे आनिश,
संडे टेस्ट ऑप्शनल रहेगा, आप लोग ऑनलाइन ही घर पे दोगे। मैं उसके बारे में एक नया पोर्टल हमने 1 मंथ के लिए ट्राई पे लिया है, उस पे मैं टेस्ट कराऊंगा, मैं अभी बता देता हूँ। नहीं, ऑफलाइन नहीं है, इट इज़ ऑनलाइन। एंड जिनके स्कूल एग्जाम है वो प्लीज़ स्कूल एग्जाम की तैयारी करो, जिनके नहीं है टेक इट एज अ प्रैक्टिस टेस्ट। सो पूरे दिन ओपन रहेगा ऑनलाइन, आप घर पे लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के क्वेश्चंस दूंगा मैं, ठीक है। सो मैं उसके बारे में बता दूंगा, वो वहाँ पे नहीं होगा जो web.class+ पे आप जाते हो, उस पे नहीं होगा, मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। नाउ इधर ध्यान दो, ब्लॉक प्लेस्ड ओवर अनदर ब्लॉक। अब गौर से सुनना मेरी बात। ये पहले तो मैंने कंसीडर करी स्मूथ सरफेस, ये स्मूथ है, यहां तो कोई फ्रिक्शन व्रिक्शन नहीं है। सिंपल सिचुएशन ले रहा हूं पहले, ये रखा हमने ब्लॉक, लेट्स से ये ब्लॉक है 5 kg का, इसके ऊपर ये एक और ब्लॉक रखा, ये ब्लॉक है 3 kg का। 5 और 3 के बीच में फ्रिक्शन है और म्यू की वैल्यू है 0.6, म्यू एस म्यू के दोनों 0.6 है। इस 5 kg के ब्लॉक को हमने पुल किया बाय अ फोर्स ऑफ 32 न्यूटन। अब पता नहीं मुझे 32 न्यूटन बहुत ज्यादा फोर्स है या कम फोर्स है, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज, रजिस्टर देना बेटा, जैसे इन दिस केस ये सिचुएशन है, ये 5 kg का ब्लॉक, ये रिमोट मान लो 3 kg है, ये मान लो 5 kg, और ये मेरे हाथ को टेबल मान लो। तो मेरे हाथ और इस रजिस्टर के बीच तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब ये 32 न्यूटन मुझे नहीं आइडिया लग रहा, हो सकता है ये इतना कम हो कि ये दोनों एक साथ चले। रिमोट क्यों चल रहा है? क्योंकि रजिस्टर का फ्रिक्शन उसको आगे खींचेगा। डेफिनेटली यार, रिमोट आगे जा रहा है ना, तो आगे की ओर कोई फोर्स होगा ना, न्यूटन का लॉ। अच्छा, हो सकता है 32 न्यूटन इतना स्ट्रांग हो कि रिमोट रजिस्टर के रिस्पेक्ट में पीछे जाए, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे जाएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे। आप यहां से देखोगे ना, मोशन विल बी, अब झटके से करूंगा तो ये गिरेगा, बट फिर भी देखो रजिस्टर के रिस्पेक्ट में पीछे गया, बट तुम्हारे ठीक सामने था, यहां से आगे गया है। आर यू गेटिंग इट? फिर से देख लो एक बारी, ये रिमोट यहां पे है, ठीक है, इसको मैं तेज चलाऊंगा, पीछे गया ना ये, रजिस्टर के रिस्पेक्ट में, वैसे तो ग्राउंड से देखने पर आगे गया है, ये करके देख लेना घर पे। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, ये 32 न्यूटन स्ट्रांग है नहीं है, मैं नहीं जानता, आप तो जानते हो, आप लोग सियाने बच्चे हो, बताओ 5 kg और 3 kg के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना है, आप बताओ। पहले आप अपने तरीके से सोचो, कुछ तो सीखा ही है ना पिछली क्लास में और आज। सो व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स? लगाओ दिमाग 2-4 मिनट। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स? आज बस हमने यही पढ़ना है, दैट्स ऑल। ब्लॉक प्लेस्ड ओवर ब्लॉक, एक और वॉल के अगेंस्ट वाला भी केस करेंगे, दैट्स ऑल। आज की क्लास में यही है, ठीक है ना गुरफरमान? बढ़िया है। 20-30 मिनट की क्लास होनी चाहिए ना, आराम से बढ़िया पढ़े निकल लिए, है ना। फिर सीखा हुआ भूलोगे नहीं वो उतनी देर, लेकिन कंटेंट बेटा फिर रह जाएगा ना। करो सॉल्व, सोचो, दिमाग लगाओ। आप साक्षी बेटे सुबह बोल रहे थे ना, सर मैंने इसको ऑब्जेक्ट माना, सिस्टम। आप खाली 3 kg को, गौर से 3 kg को खाली सिस्टम मानो और सोचो, खाली 5 kg को अपना सिस्टम मानो। समझ गए ना सिस्टम से मेरा क्या मतलब होता है? आप सिर्फ 5 kg पर लगने वाले फोर्सेस पे गौर करो। आप 5 और 3 को एक सिंगल बॉडी भी गौर कर सकते हो, देयर इज अ कंडीशन ऑन दैट, वो मैं बताऊंगा अभी, आप सोचो। आप एक काम करो, अभी आप 5 kg को अलग एक सिस्टम मान के जरा दिमाग लगाओ, 3 को अलग जरा सोचो, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, देखें क्या सोचते हो आप, क्या आउटकम आता है आपका। आर्यन बेटे क्लास क्यों नहीं आए आज? ऑफिस मतलब ऑफलाइन? अच्छा ठीक है बेटे। सोचो, कोशिश करो। दक्ष कुछ सोच पा रहे हो? नहीं?
सबसे पहले क्या सोच रहे हो? सबसे पहले ये सोचो पायल बेटे, फ्रिक्शन की लिमिट क्या है वहां पे, सबसे पहले उसके बारे में सोचो। यहाँ पे फ्रिक्शन की लिमिट कितनी है? 30 तो नॉर्मल फोर्स है, 30 इंटू 0.6 18। यहाँ नॉर्मल फोर्स कितना होगा? 8g। यहाँ नॉर्मल फोर्स कितना होगा? 3g। मैंने ऊपर से कोई फोर्स लगा दिया तो नॉर्मल फोर्स बदलेगा। तो सबसे पहले ना फ्रिक्शन कहां तक जा सकता है वो पहले देख लो। सो फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू आ रही है 18 न्यूटन। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स 3g है, यहाँ पे 8g है। अब आओ आगे, गौर से देखना हो क्या रहा है, समझो। सॉल्व करने के बड़े सारे तरीके हैं, शॉर्टकट्स हैं कई सारे। आप पहले फंडामेंटली सीखो चीज को। ये 5 kg को हम पुल कर रहे हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 32 न्यूटन। हम 3 kg को पुल नहीं कर रहे। तो ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, इनमें रिलेटिव मोशन होना चाहता है। फ्रिक्शन केपेबल हुआ, 18 न्यूटन का फ्रिक्शन सफिशिएंट हुआ तो स्लाइडिंग को रोक देगा। स्लाइडिंग को रोक देगा मतलब मोशन, स्लाइडिंग को रोक देगा मतलब दोनों साथ चलेंगे। अब मोशन क्यों नहीं होगा? फ्रिक्शन है ही नहीं यहाँ पे, ग्राउंड पे, मोशन तो पक्का होगा। तुम अगर 5 और 3 को एक सिंगल बॉडी मानो तो तुम कहोगे यार इस 32 को रोकने वाला कौन है? कोई नहीं है। सी, तुमने 5 और 3 को एक सिंगल बॉडी माना तो फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे अब हम, वो उनका इंटरनल मैटर हो गया। समझ गए? फ्रिक्शन तो 5 और 3 के बीच में है ना, तो मोशन तो पक्का होगा। अगर फ्रिक्शन केपेबल हुआ तो स्लाइडिंग नहीं होने देगा, और यहां स्लाइडिंग नहीं होने देगा का मतलब ये नहीं है मोशन नहीं होगा, दोनों इकट्ठा चलेंगे। समझो, ऐसे ऐसे इरेगुलरिटी दिखा के समझ लो, आप ऐसे समझ लो। मान लो ये सरफेस इरेगुलर है ऐसे, ये भी सरफेस इरेगुलर है। आप खुद ही देखो बेटे, आप 5 kg को पुल करोगे तो ये जो इरेगुलरिटीज हैं, ये ऊपर वाले इरेगुलरिटीज को आगे धक्का नहीं देंगी, वही फ्रिक्शन है। तुमने किसको पुल किया? 5 को। तो 5 की इरेगुलरिटीज 3 की इरेगुलरिटीज को आगे धक्का नहीं मारेंगी, देखो वही फ्रिक्शन है। तो 5 की वजह से 3 पे फ्रिक्शन किधर आएगा? आगे। तो 3 की वजह से 5 पे फ्रिक्शन किधर आएगा? पीछे। अब मुझे ये नहीं पता लग रहा ये फ्रिक्शन 18 न्यूटन है या उससे कम है। मान लेते हैं कम है, लेट अस अज्यूम ये फ्रिक्शन 18 से कम है। अगर आपने बोला फ्रिक्शन 18 से कम है, इसका मतलब तुम कह रहे हो फ्रिक्शन स्टैटिक है। फ्रिक्शन स्टैटिक है वो तो तब होता है जब स्लाइडिंग ना हो। तो द मोमेंट यू सेड कि सर ये फ्रिक्शन लेट अस अज्यूम 18 न्यूटन से कम है, तो इसका मतलब तुम इन अ वे ये कह रहे हो कि दोनों ब्लॉक इकट्ठा चल रहे हैं। समझ में आ रही रिदलीन बेटे बात? आप कह रहे हो बेटे, आप कह रहे हो सर इन दो सरफेसेस के बीच ना फ्रिक्शन स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब स्लाइडिंग नहीं हो रही, स्लाइडिंग नहीं हो रही का मतलब दोनों इकट्ठा चल रहे हैं। ऐसे प्लीज लॉजिकली इन क्वेश्चंस को सोचना। मंडे से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको मैं आज शीट कोई नहीं दे रहा, अब इसके बाद थोड़ी देर पढ़ाने के बाद मैं पिछली 2 शीट से डिस्कस करूंगा जो भी डाउट्स हैं आपके, तो आप मंडे के बाद इस पे काम करना शुरू करोगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है? सो द मोमेंट यू एज्यूम ये एफ है, मीन्स यू आर एज्यूमिंग ये दोनों इकट्ठा चल रहे हैं। तो इकट्ठा चल रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, फिर एक्सेलरेशन सेम होगा। 5 kg के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? 32 माइनस एफ इज इक्वल टू 5a। इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी? f इज इक्वल टू 3a। ऐड कर दो इन्हें, कैंसल। 32 कितना आ गया? 8a। इस इक्वेशन को जरा गौर करना। आप कहते हैं सर एक काम करो, इन दोनों को एक सिंगल बॉडी मान लो, इन दोनों को एक सिंगल बॉडी मान लो। तो मैं क्या कहता? 32 इज इक्वल टू 8a। वही इक्वेशन आती कि नहीं आती? सो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4। सो f की वैल्यू आई 3a। f इज इक्वल टू 3a यानी 12। आपने माना कि इन दोनों सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन स्टैटिक है। इसका मतलब आपने माना कि इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग नहीं हो रही। आपने सॉल्व किया और फ्रिक्शन सचमुच 18 से कम आ गया। मतलब जो आपने माना था वो सही हो गया। मतलब ये दोनों ब्लॉक इकट्ठा चलेंगे, स्लाइडिंग इनके बीच में नहीं होगी, और फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 32 न्यूटन। इसको डायरेक्ट पता है मैं कैसे करता? मैं कहता यार चलो मानते हैं कि साथ चल रहे हैं, मान
मान लेते हैं ये दोनों साथ चल रहे हैं, तो साथ चल रहे हैं तो 32 इज इक्वल टू 8a। तो एक्सेलरेशन में सीधे कितना बोलता 4। मैं कहता यार 3 kg को तो फ्रिक्शन चला रहा है, 3 kg को कौन चला रहा है, हम थोड़ा ना चला रहे हैं, 3 को फ्रिक्शन चला रहा है। तो अगर 3 kg का ब्लॉक 4 के एक्सेलरेशन से जा रहा है तो उस पर फोर्स कितना होना चाहिए 12, यानी फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए 12। वर्बली करना है आपको इसको, इस लेवल के क्वेश्चन को। और फ्रिक्शन जैसे ही 12 आया लिमिटिंग वैल्यू से कम, मतलब हमारा ये मानना कि ये दोनों ब्लॉक इकट्ठा चल रहे हैं ट्रू, सही है। इट्स ओके, नोट करो। और वेरिएशंस कराता हूं, फिर अपने डाउट पूछना जो भी आएंगे। अभी मुझे और वेरिएशंस करा, अभी मत कहना सर अगर ऐसा हो, अगर वैसा हो, अगर यहां फ्रिक्शन हो, सब करता हूं मैं अभी, आप बस देखते चलो, ठीक है। नोट कर लिया था नहीं, समझ तो गए। 32 माइनस एफ इज 5a, एफ इज इक्वल टू 3a। अब सुनो मेरी बात आगे। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, अगर मैंने ये 32 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा दिया होता, अब बोलो क्या होता। आप फिर वैसे ही चलते, अब कहते चलो सर मानते हैं फिर से ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। अगर ये दोनों एक साथ चल रहे हैं तो इस बारी फ्रिक्शन फोर्स किसको ड्राइव दे रहा है और किसको अपोज कर रहा है, 5 kg को ड्राइव दे रहा है। हाँ 5 को ड्राइव दे रहा है, क्योंकि यार आप लॉजिकली सोचो ना, एक बात बताओ पुलकिता बेटे, यहां फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता, यहां फ्रिक्शन होता ही ना, स्मूथ 3 kg निकल जाता, 5 पड़ा रह जाता वहीं पर, हाँ या ना। कौन तेज भागना चाह रहा है 3, तो फ्रिक्शन समझदार फोर्स है, वो कहेगा भाई साहब जो तेज भागना चाह रहा है उसको स्लो करो। तो 3 kg पे इस बारी पीछे लगेगा, 5 पे आगे। और लेट अस से फ्रिक्शन मैंने माना यार इतना स्ट्रांग है कि दोनों ब्लॉक को इकट्ठा चलाएगा। सो फिर से 32 इज इक्वल टू 8a, फिर से एक्सेलरेशन आता 4, और इस बारी 5 kg के लिए ये आता f इज इक्वल टू 5a, और आंसर आता 20, जो गलत हो जाता क्योंकि फ्रिक्शन 20 न्यूटन तक नहीं जा सकता। तो इस क्वेश्चन को देखो ऐसे सॉल्व करेंगे। यहां पे हमने, आप दोबारा नोट करोगे, in the previous question, now the force is applied on 3 kg block. In the previous question, now the force is applied on 3 kg block. ठीक, तो अब तुमने इस पे फोर्स लगाया 32। इरेगुलरिटीज के हिसाब से सोचने में कई बारी आसानी हो जाती है। नॉर्दर्न बेटे देखना इधर साफ पता लग रहा है, तुम इसको खींचोगे तो अब ये वाली इरेगुलरिटीज 5 वाली को आगे धक्का मारेंगी ना, वही फ्रिक्शन है। तो ये इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा आगे, इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा पीछे। 32 माइनस एफ कितना आएगा 3a, एफ कितना आएगा 5a, ऐड करो 32 कितना आएगा 8a, a कितना आ जाएगा 4, f कितना आ जाएगा 20, विच इज नॉट पॉसिबल। फ्रिक्शन तो भाई साहब 18 से ज्यादा जा ही नहीं सकता। तो यहां पे हुआ क्या, सुनना मेरी बात, 1 मिनट सुनना। अब इस बारी इन दो सरफेसेस के बीच स्लाइडिंग की टेंडेंसी इतनी स्ट्रांग आई कि फ्रिक्शन उसको रोक नहीं पाया। अब क्या होगा, 20 न्यूटन तो फ्रिक्शन जा ही नहीं सकता। स्लाइडिंग की टेंडेंसी इतनी स्ट्रांग आई कि उसको रोकने के लिए 20 न्यूटन के फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत थी, बट बेचारे की लिमिट ही 18 थी। तो क्या होगा, अब ये दोनों ब्लॉक इकट्ठा नहीं चलेंगे, अब स्लाइडिंग होगी बिकॉज फ्रिक्शन इज नॉट केपेबल ऑफ स्टॉपिंग इट। तो अब इस केस में ये दोनों ब्लॉक चलेंगे अलग अलग, एंड व्हाट विल हैपन नाउ, ये 3 kg, ये 5 kg, 3 kg पर ये फोर्स तुमने लगाया 32, फ्रिक्शन पीछे की ओर आएगा 18, इस पे आगे की ओर आएगा 18, अब फ्रिक्शन 18 आएगा। तुमने माना था कि दोनों ब्लॉक इकट्ठा चल रहे हैं, तो तुम्हें पता लगा यार दोनों को अगर इकट्ठा चलना है ना, लॉजिकली सोचो बेटे, शॉर्टकट कहीं है इसके। आप अपने फंडामेंटल्स क्लियर करो, फ्रिक्शन क्यों आया और किस डायरेक्शन में आया। यार आप 3 kg को खींच रहे हो, सो 3 kg वाला ब्लॉक तेज भागना चाहता है तो डेफिनेटली उस पर फ्रिक्शन पीछे आएगा।
और इस बार स्लाइडिंग की टेंडेंसी इतनी स्ट्रांग थी कि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट 20 की थी, वो पूरी नहीं हो पा रही। तो पूरी नहीं हो पा रही तो फिर फ्रिक्शन जहां तक मैक्सिमम बेचारा जा सकता था जाएगा, 18 तक जाएगा। सो अब इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, 32 माइनस 18 इज इक्वल टू 3a। इसका कितना आएगा, 18 इज इक्वल टू 5a2, a1 a2। अब ऊपर वाला ब्लॉक तेज चलेगा, इसका एक्सेलरेशन होगा a1, इसका एक्सेलरेशन होगा a2। 32 माइनस 18 14 इज इक्वल टू 3a1 आ जाएगा, 18 इज इक्वल टू 5a2 आ जाएगा, दोनों के एक्सेलरेशन। तो ब्लॉक प्लेस्ड ओवर ब्लॉक में आप हमेशा ऐसे ही करो। अब मानो कि यार इकट्ठा चल रहे हैं, मानो इकट्ठा चल रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, फ्रिक्शन की वैल्यू ढूंढ लो। अगर तो वो फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से कम आई तो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन वहीं खत्म। अगर वो फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से ज्यादा आ गई तो इसका मतलब दोनों अलग अलग चल रहे हैं, और दोनों अलग चल रहे हैं तो स्लाइडिंग हो रही है, और स्लाइडिंग हो रही है तो फ्रिक्शन कैसा होगा, काइनेटिक, म्यू के एन, है ना। नोट करो इसको। तो वहां भी 5 तेज चला जाता, 3 स्लो चलता। सेम, हाँ, फ्रिक्शन का डायरेक्शन सेम रहता, वैल्यू लिमिट पे आके रुक जाती। ठीक है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन बेटे दक्ष नहीं बदलेगा ना, क्योंकि एनी केस तुम 3 kg पे फोर्स लगा रहे हो तो वो तेज जाना चाह रहा है तो उस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब तुम्हारा आंसर आया 20 न्यूटन लगना चाहिए, 20 न्यूटन तो जा ही नहीं सकता, तो 18 ही लगेगा बस। ठीक है अनमोल बेटे, क्लियर है, नोट करो। अब आपकी बारी आएगी, अब आप सोचना, ठीक है। यही वैल्यूज रहने देते हैं। इस पे फोर्स हमने आगे की ओर लगाया 40 न्यूटन का, म्यू की वैल्यू वही ले रहे हैं 3 और 5 के बीच में 0.6। ग्राउंड तो स्मूथ ही कंसीडर कर रहे हैं, ओके। इस पे हमने पीछे की ओर फोर्स लगाया 6 न्यूटन का, 5 kg पे फोर्स लगाया आगे की ओर, 3 kg पे लगाया पीछे की ओर। अब तो स्लाइडिंग हो ही जाएगी, ऐसे कैसे हो जाएगी आप कितने आराम से। हाँ सर देखो ना, आप दोनों को उल्टा खींच रहे हो, स्लाइडिंग हो जाएगी। भाई वो फोर्स बड़ा वीक है, 6, फ्रिक्शन की लिमिट यहाँ पे 18 है, 18 से तो कम ही है वो। इट इज क्वाइट पॉसिबल दोनों, इट्स लाइक दिस, इमेजिन करो पानी ज्यादा ही गिर रहा है वहां से, इधर होके बैठ जाओ कुछ लोग, नहीं तो देखो इमेजिन करो डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल के ऊपर कोई हैवी बॉक्स रखा हुआ है, कोई आपने पुरानी वो लोहे वाली जो मतलब एकदम बक्से टाइप होते थे, ऐसा कुछ, कई घरों में आज भी होते हैं, ऐसा कोई आपने ह्यूज बॉक्स रखा हुआ है मान लो। अब उधर से डाइनिंग टेबल को 4 लोग पकड़ के खींच रहे हैं, तुम हल्के फुल्के एकदम तुम वो बॉक्स को पकड़ के प्यार से आराम से पीछे खींच रहे हो, इट्स क्वाइट पॉसिबल स्टिल बॉक्स आगे जाए। तुम्हारा फोर्स जरा सही है यार, पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे नहीं सोचा करो सर क्या बात कर रहे हो, उल्टे डायरेक्शन में तो पक्का अलग चलेंगे, फ्रिक्शन तो काइनेटिक आएगा। सो थिंक इस केस में दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या है और यहां पर फ्रिक्शन फोर्स क्या है, और जो मैंने बताया वैसे ही सोचना। सोचो, आप सोचो पहले, फिर मैं बताऊंगा एक बार फिर से। अखिल बताओ। 6 न्यूटन है वो, ऑफ कोर्स। नहीं, तुम सोचो आराम से, देखो सबसे पहले ये सोचो मैं किसको सिस्टम मानूं, सिर्फ 3 को, सिर्फ 5 को, या दोनों को। थिंक अबाउट दैट फर्स्ट, फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ जी बेटा। यार मेरे भाई लिमिट कितनी है फ्रिक्शन
फ्रिक्शन की 0.6 इंटू 30, 18 न्यूटन तो लिमिट है बेचारे की, 18 के बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकता। कैसी बातें कर रहे हो भुवनेश, लिमिट के बियॉन्ड तो फ्रिक्शन ने जाना ही नहीं है। सोचो और बताओ। हाँ जी बेटे राघव, हमें बताना है इन दोनों ब्लॉक्स के बीच फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है। यस बेटा 15, देखते हैं। यस वंशिका 15 आ रहा बेटे। चलो देखो कैसे करेंगे, सुनो। सिमरवीर बताओगे? करो करो ट्राई करो। 15 आ रहा है मृदुल, देखते हैं बेटे। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में। परमवीर चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो इधर। पहले मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, ठीक है? ये दोनों ब्लॉक एक साथ, मैं इन दोनों को एक सिंगल बॉडी मान के चल रहा हूं। एंड रिमेंबर, आप इन्हें सिंगल बॉडी मान रहे हो, इसका मतलब मान रहे हो यहां पे स्लाइडिंग नहीं हो रही, इसका मतलब यहां पे जो फ्रिक्शन आएगा पक्का 18 से कम आना चाहिए। फिर यार तुम ही कह रहे हो स्लाइडिंग नहीं हो रही, स्लाइडिंग नहीं हो रही तो फ्रिक्शन कैसा होगा? स्टैटिक। प्लीज दिमाग से निकालना, मोशन हो रहा है लेकिन 5 और 3 के बीच में स्लाइडिंग नहीं हो रही। अगर ये सिंगल बॉडी है तो आई विल ट्रीट इट फिलहाल एज अ सिंगल बॉडी ऑफ मास 8 kg। ऐसे सोचो पहले, देखो इधर जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप ऐसे क्वेश्चंस में एज्यूम करो कि यार ये सिंगल बॉडी है, ये दोनों इकट्ठा चल रहे हैं, एज्यूम करो। ये अलग अलग ब्लॉक नहीं है, 8 kg का एक सिंगल ब्लॉक है, एज्यूम लाइक दैट। इधर कितना फोर्स लगाया तुमने? 40। इधर कितना फोर्स लगाया तुमने? 6। तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 40 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ गया? 34/8। 2 से कैंसिल करो, 17/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आया एक्सेलरेशन। ठीक, अब आपको अगर इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन चाहिए, अब आपको इन्हें अलग अलग सिस्टम मानना पड़ेगा। एक साथ सिस्टम मानोगे तो फ्रिक्शन पिक्चर में ही नहीं आएगा, इक्वेशंस में ही नहीं आएगा। ठीक है, अब अलग अलग सिस्टम मानो, किसी भी एक को सिस्टम मान लो, चाहे 3 को चाहे 5 को, जो तुम्हारी मर्जी, किसी एक से भी आंसर आ जाएगा। 5 को देख लो, तुम इसको किधर पुल कर रहे हो? इधर कितने फोर्स से? 40। इसको किधर पुल कर रहे हो? पीछे। बोलो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ये तो साफ दिख रहा है। 5 किधर जाना चाहता है? राइट। 3 किधर जाना चाहता है? लेफ्ट। तो इनमें तो स्लाइडिंग होना चाहती है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? जो राइट जाना चाहता है उस पर फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट, और जो लेफ्ट जाना चाहता है उस पर फ्रिक्शन लगेगा राइट। अब किसी और एक्सेलरेशन तुम ढूंढ ही चुके हो, 17/4। सो 5 kg को देख लो, क्या इक्वेशन बनेगी? 40 माइनस एफ इज इक्वल टू 5a। सो 40 माइनस एफ इज 5, ए कितना है? 17/4। सो यहां से एफ कितना आ गया बच्चे? 40 माइनस 85/4। एफ कितना आ गया? 160 माइनस 85 कितना आ जाएगा? ये 75/4 ना? 75/4 तो 18 से बड़ा हो गया। 15 न्यूटन क्यों आया भाई तुम लोगों का मृदुल आंसर? अच्छा लगाओ, जब तुम 8 को सिस्टम ले रहे हो तो 6 को कैसे भूल गए? सो फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत कितनी पड़ गई? 75/4, यानी 18 से ज्यादा हो गया ना ये तो, और लिमिट तो 18 है। इसका मतलब हमारा ये एजम्पशन कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे इज रॉन्ग। फ्रिक्शन इतना केपेबल ही नहीं है इस केस में कि इन दोनों ब्लॉक्स को एक साथ चलने दे। फ्रिक्शन का काम क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना। बट इस बार अगर उसे रिलेटिव मोशन को रोक देना है ताकि दोनों इकट्ठा चलें, उतनी जरूरत है, उतना अवेलेबल ही नहीं है फ्रिक्शन, तो क्या होगा? स्लाइडिंग होगी। और स्लाइडिंग होगी तो क्या होगा? यहां पे फ्रिक्शन लगेगा
18, यहां पे लगेगा 18, इसका एक्सेलरेशन आएगा 40 माइनस 18 इज इक्वल टू 5a1, इसका आएगा 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 3a2। चलेगा ये भी राइट, क्योंकि देखो आप जो फोर्स लगा रहे हो वो नन्ना सा फोर्स है, छोटा सा फोर्स है, 6 फ्रिक्शन तो बड़ा है उससे 18। इज दैट ओके? समझ में आई बात ना? सो नोट कर लो। हाँ 18। जब तुम मानो, आप मानो कि दोनों इकट्ठा चल रहे हैं, आप फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, अगर वो लिमिटिंग के बराबर या कम आ जाए तो गुड इनफ, क्वेश्चन वहीं खत्म। अगर वो लिमिटिंग से बड़ा आ गया मतलब दोनों ब्लॉक इकट्ठा नहीं चल सकते, तो फिर आप यहां पे फ्रिक्शन को काइनेटिक लेके सॉल्व कर दो। क्या क्या क्या? हाँ एक मिनट क्या लगेगा? F1 और इस पे हाँ नहीं, फ्रिक्शन तो एक ही है ना। ये जो फ्रिक्शन आया है ये 40 और 6 मिल के यहां पे कितनी स्लिपिंग देना चाहते थे उस हिसाब से। ये थोड़ा आप करो इस 40 की वजह से F1 इस 6 की वजह से F2 ऐसे नहीं करते। ये 40 नो, सरफेस तो एक ही है बच्चे, फ्रिक्शन फोर्स तो एक ही होगा। ये 6 ना होता, स्लाइडिंग की टेंडेंसी यहां पे थोड़ी कम होती, फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा कम आता। ये 6 भी है, अब इस सरफेस पे स्लाइडिंग की टेंडेंसी ज्यादा स्ट्रांग है तो फ्रिक्शन ज्यादा आएगा, बट इतना ज्यादा आ गया कि इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे मत करो, पहले इस फोर्स को देख के फ्रिक्शन यहां ढूंढो, फिर इस फोर्स को देख के, ये थोड़ा ना करते। सरफेस तो एक ही है ना बच्चे, ठीक है। सो आपने फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लेनी है, इसको और इसको दोनों चाहते हैं स्लाइडिंग कैसे हो रही है उस हिसाब से फ्रिक्शन का बस डायरेक्शन देख लो, दैट्स ऑल। बोलो बेटे। ऑफ कोर्स, क्योंकि 18 न्यूटन 6 से बड़ा है। सो लिख लेना, इन दिस केस ब्लॉक्स विल स्लिप, तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे बजाय 75/4 के कितना आ जाएगा? 18। आप ये नया डायग्राम बनाना, ये सुविधा खाली मेरे पास है, बस मैंने 18 वहीं कर दिया। आप फिर से उसको कट, बस फिर से ये डायग्राम फिर से बनाओ 18, और इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? 40 माइनस 18 इज 5a1, इसका क्या आएगा? 18 माइनस 6 इज 3a2। ओके, लिखा तो था। हाँ हाँ, f माइनस 6 इज 3 है, वहां से भी f इतना ही आता, तो कैलकुलेशन का टैलेंट तुम्हारा होगा वो। f माइनस 6 इज 3a, सो f आ गया 6 प्लस 3, a कितना है? 17/4, 24 प्लस 51/4, 85, दैट इज 75/4। टैलेंट है ना बेटा, वो कुछ नहीं करते हैं हम। एक दो टेस्ट में तो एक दो क्वेश्चन तो हमने कैलकुलेशन की भेंट चढ़ाने होते हैं कि बेटा एक दो तो तुमको भी प्रसाद मिलेगा, दो क्वेश्चन तुम्हारे नाम पे भी हम गलत करते हैं आप लोग, अननेसेसरी ऐसे फालतू की मिस्टेक। सो ये जो ब्लॉक प्लेस्ड ओवर ब्लॉक है ना, इसको सॉल्व करने का यही तरीका है, दैट इज द बेस्ट वे। आप मानो, एज्यूम, बेटे बातें नहीं, लक्ष्य, आप एज्यूम करो बॉडीज एक साथ चल रही हैं, तो फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए? स्टैटिक। उसकी वैल्यू ढूंढ लो, उसकी वैल्यू ढूंढने के बाद नाउ आप चेक करो वो वैल्यू क्या लिमिटिंग से कम है, अगर है क्वेश्चन वहीं खत्म, अगर नहीं है तो काइनेटिक लेके अलग अलग एक्सेलरेशन ढूंढ लो। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इस बारी ये ग्राउंड पर भी फ्रिक्शन आ गया, लेट्स से ग्राउंड पर फ्रिक्शन आ गया 0.3, ये ग्राउंड पे फ्रिक्शन है। लेट्स से ये 6 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर ये 4 kg का ब्लॉक है, और ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है यहां पे 0.6। यहां पे फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी? 40 इंटू 0.6, 24 न्यूटन। मन्नत बेटे यहां पे फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी? यहां पे नॉर्मल फोर्स आएगा 10G, 100 इंटू 0.3, 30 न्यूटन। यहाँ पे 24 से बड़ा फ्रिक्शन किसी कीमत पे नहीं होगा, और यहाँ पे
30। मैंने फोर्स लगाया इस पे 20 न्यूटन। अब जरा मुझे बताओ दोनों जगह पर फ्रिक्शन क्या होगा, 4 और 6 के बीच क्या होगा, 6 और ग्राउंड के बीच क्या होगा। ठीक है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एट बोथ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस। Magnitude of friction force at both the contact surfaces. ट्वेल्व न्यूटन। एक मिनट, ये जरा अटेंडेंस है, चेक वंस। देखते हैं, वेट करो। बताओ सुचेत। और यहाँ, हाँ, यहाँ पे 0 आएगा। इस केस में क्या होगा, जब फ्रिक्शन, आप लॉजिकली सोचो, आप लॉजिकली ऐसे सोचो कि ये 10 kg का एक सिंगल ब्लॉक है। थिंक लाइक दिस, ये 10 kg का सिंगल ब्लॉक है। आप कितना फोर्स लगा रहे हो, 20, और ग्राउंड पे फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट कितनी है, 30 न्यूटन है ना लिमिट। यार तुम फोर्स ही 20 लगा रहे हो, लिमिट ही 30 है, तो मोशन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड पे कितना आएगा, 20 न्यूटन। समझ में आ रही है बात, मोशन ही नहीं होगा इसके। जब ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन है तो यार ग्राउंड वाला फ्रिक्शन पहले ओवरकम तो करो, तब तो बॉडी चलना शुरू करेगी। अब सुनो आगे, ये 4 kg का ब्लॉक है, ये 6 kg का ब्लॉक है। अब आराम से सुनना मेरी बात, तुमने इस पे कितना फोर्स लगाया आगे की ओर, 20। ग्राउंड से फ्रिक्शन कितना आ गया, 20। हिसाब बराबर हो गया। क्या ये 6 kg ब्लॉक चल पाया, नहीं। तो जब ये चल ही नहीं पाया, देखो ग्राउंड और 6 के बीच स्लाइडिंग की टेंडेंसी थी। ग्राउंड तो बेटे रेस्ट पे रहेगा ना, टेबल तो, टेबल और 6 के बीच स्लाइडिंग की टेंडेंसी थी। आप इसको खींच रहे थे, स्लाइडिंग की टेंडेंसी थी, तो फ्रिक्शन आया। अब 6 को तो इस फ्रिक्शन ने रोक दिया। अब 6 तो चल ही नहीं रहा, तो 6 और 4 के बीच तो यहां पर स्लाइडिंग की टेंडेंसी ही नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्यों आएगा। सी, 6 और 4 के बीच फ्रिक्शन सिर्फ तब आएगा जब 6 सचमुच चल पड़े। नहीं तो पता है क्या अजीब सिचुएशन हो जाएगी, 6 तो चला नहीं, तुम कहोगे सर यहां पे फ्रिक्शन है, यहां पे फ्रिक्शन किधर लोगे, बोलो 4 पे अगर है तो किधर लोगे, आगे, इस पे किधर लोगे, पीछे। अब बोलो इसको अपोज करने वाला कौन है 4 पे, कोई नहीं है, तो सिचुएशन बड़ी ऑड आ जाएगी। तुम इसको खींच रहे थे, वो चल पड़ा, तुम डाइनिंग टेबल को कस के खींच रहे हो, ऊपर रखी प्लेट चल पड़ी, ऐसे थोड़ा ना होगा। और तुमने भुवनेश ऐसा ही टैलेंट दिखा दिया है। बेटा थोड़ा आराम से, जब ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन है, कुंजल इधर ध्यान दो बेटे, बाद में एसी रिपेयर करना तुम। जब ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन है, जब तक आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू से एक्सीड करके फोर्स नहीं लगाते, मोशन ही नहीं होगा। और जब मोशन ही नहीं होगा तो इसके और इसके बीच फ्रिक्शन क्यों आएगा। 6 और 4 के बीच में फ्रिक्शन सिर्फ तब आएगा जब 6 सचमुच चले, तो वो अपने साथ 4 को खींचने की कोशिश करेगा। 6 को ग्राउंड ने ही रोक दिया। इज दैट ओके। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, मतलब कंफ्यूजन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको अच्छे से, और करोगे तो यू विल एंजॉय इट। कुछ रट्टे नहीं मारने हैं, थ्योरी हो गई।
थ्योरी कुछ नहीं है, म्यू एस एन म्यू के एन, 0 से म्यू एस एन, अप्लाइड फोर्सेस, फ्री बॉडी डायग्राम, सिस्टम किसको माने, ऑब्जेक्ट नहीं, सिस्टम किसको माने किसको ना माने, बस यही सब सोचना है। सो इन दिस केस कोई मोशन नहीं होगा, ग्राउंड पे फ्रिक्शन आएगा 20 और यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आएगा 0। बोलो बेटा, यहाँ पे सिर्फ भाई नॉर्मल फोर्स देखो ना क्या है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है 10G तो 100 इंटू 0.3 किया, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है 4G तो 40 इंटू 0.6 किया। जिस सरफेस पे फ्रिक्शन ढूंढ रहे हो लिमिटिंग, उस सरफेस का नॉर्मल फोर्स लो ना। ओके ओके, बातें नहीं बेटे, इधर ध्यान दो। अब करो, ये 8 kg का ब्लॉक, ये 5 kg का ब्लॉक, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.6, ग्राउंड और 8 kg वाले ब्लॉक के बीच म्यू की वैल्यू है 0.4 ले लेते हैं। ये फोर्स हमने अप्लाई किया 65 न्यूटन का। अब बताओ व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स हेयर एंड व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स हेयर। करो सॉल्व। आनिश, पिछला क्वेश्चन क्लियर था ना बेटे? ग्राउंड पे जब फ्रिक्शन है तो जब तक वो नहीं ओवरकम करते मोशन नहीं होगा, ठीक है? बातें नहीं बेटे, सॉल्व करने की कोशिश करो। यस देखो, ग्राउंड पे फ्रिक्शन की लिमिट क्या आ रही है 52 ना, 8 + 5 13G इंटू 0.4 52, और ये फोर्स 52 से ज्यादा है तो पक्का अगर मैं इसको एक 13 kg की सिंगल बॉडी मानूं, गौर से सुनो बेटे, इसको 13 kg की सिंगल बॉडी मानो तो इस फ्रिक्शन की तो अभी बात ही नहीं करोगे, ये इंटरनल हो गया। हम जब भी किसी सिस्टम को एज्यूम करते हैं तो बाहर से फोर्सेस देखते हैं उस पे। सो 13 kg का ब्लॉक तुमने माना तो ये फोर्स है 65 एंड अपोजिंग है 52, मोशन तो पक्का होगा। तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 52 न्यूटन। तो अगर मैं इन दोनों को एक सिंगल बॉडी मान के चलूं तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 65 माइनस 52 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 13, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे तो फ्रिक्शन आ गया। अब आप 5 और 8 में से किसी भी एक को सिस्टम मान लो, बहुत आसान है क्वेश्चन। आप 5 को सिस्टम मान लो, 8 को मान लो, किसी भी एक। अच्छा 5, हाँ ऑफ कोर्स 5 ही आएगा, 5 न्यूटन, क्योंकि तुम अगर 5 को सिंगल बॉडी मानोगे, एक सिस्टम मानोगे, 5 kg वाला ब्लॉक 1 के एक्सेलरेशन से जा रहा है तो उस पे फ्रिक्शन क्या होना चाहिए 5। भाई 5 kg को तो फ्रिक्शन ही चलाएगा, तो यहाँ फ्रिक्शन कितना आएगा 5। अच्छा लिमिट भी यहाँ चेक कर लो, लिमिट आ रही है 30, बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा 5 न्यूटन का और यहाँ पे आएगा 52 न्यूटन का। ओके बढ़िया। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देखे, ये लास्ट है, इसके बाद शीट डिस्कस करेंगे हम। तो शीट के दोनों के डाउट बता देना जो भी है आपके। एक तो क्वेश्चन वो दिया है ना मैंने आपको, वो थीटा एंगल कितना रखना है फोर्स लगाने के लिए सो दैट फोर्स मिनिमम चाहिए हो, एक ही है।
ये सरफेस तो कर दी हमने स्मूथ। ये एक ब्लॉक लिया हमने, लेट्स से 5 kg का। ये एक ब्लॉक लिया हमने 3 kg का। एक और ब्लॉक रख दिया 2 kg का। 3 ब्लॉक रख दिए, ठीक। 5 और ग्राउंड के बीच में तो फ्रिक्शन नहीं है। 3 और 5 के बीच में मान लो म्यू की वैल्यू है 0.6। 2 और 3 के बीच में म्यू की वैल्यू है मान लो 0.4, ठीक। यहां से हमने फोर्स अप्लाई किया F, और इस फोर्स को मैं धीरे 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 इंक्रीज कर रहा हूं। 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, 15, 18, 16, 20, धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूं। F की किस, थोड़ी देर तक तो तीनों साथ चलेंगे। मान लो तुमने फोर्स लगाया जस्ट 1 न्यूटन, तीनों साथ ही चलेंगे। 1 न्यूटन तो यार यहाँ पे लिमिट कितनी है फ्रिक्शन की, जरा बता दो। फ्रिक्शन की लिमिट यहाँ पे कितनी है? 50 इंटू 0.6, 30 न्यूटन। भाई साहब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ऊपर के दोनों ब्लॉक्स के वजन की वजह से होगा। 5G 50 इंटू 0.6, 30। यहाँ पे लिमिटिंग 20 इंटू 0.4, 8 न्यूटन। ये तो तुमने जस्ट एक लगाया, 1 न्यूटन फोर्स लगाया, दोनों साथ चल रहे हैं। 2 पे 7, 3 पे 7। फोर्स की किस वैल्यू पे यहां स्लिपिंग होगी और फोर्स की किस वैल्यू पे यहां, एज्यूमिंग दैट तीनों हमेशा एक के ऊपर एक पड़े हैं। यू में से कि सर लेट्स से तुम्हारा आंसर आया सर 30 न्यूटन का फोर्स लगाने पे यहां स्लिपिंग हो गई, तो यहां स्लिपिंग हो गई तो ये मत कहना सर ये गिर पड़ा। एज्यूम दैट दे आर वेरी लॉन्ग, तो स्लिपिंग होने के बावजूद वो ऊपर ही पड़ा है, स्लिप हो रहा है बट ऊपर ही है। सो फोर्स की किस वैल्यू पर यहां स्लिपिंग होगी और फोर्स की किस वैल्यू पर यहां स्लिपिंग होगी, देखते हैं कौन बताता है बंटे। इसमें भी आपको लग जाएंगे 20-25 मिनट आराम से सोचने में। पहली बार कर रहे हो ना तो यू विल टेक टाइम, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग विद एक्सपीरियंस जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आप लोग 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर दोगे इसको। बट अभी मैं भी नहीं बता रहा कुछ आपको, सो दैट आपका ओरिजिनल ब्रेन चले इस पे, आप सोचो इसको, दिमाग लगाओ पूरा, ठीक है। सो एट व्हाट वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स F स्लिपिंग विल स्टार्ट बिटवीन 2 and 3 एंड बिटवीन 3 and 5। ऐसे करके क्वेश्चन लिख लो। एट व्हाट वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स F slipping will start between 2 and 3 kg block and between 3 kg and 5 kg block and between 3 kg and 5 kg block। ये सोचना। मंडे को मैं पहले वो 2 ये क्वेश्चन कराऊंगा आपको, फिर आगे फ्रिक्शन का थोड़ा और, देन देखेंगे वर्क पावर एनर्जी शुरू हो सका तो कर लेंगे। ओके शीट दो मुझे पहले पिछली वाली फ्रिक्शन वाली करी है। फ्रिक्शन वाली शीट, यहाँ स्कूल एग्जाम है तो कम करें। 15 क्वेश्चन थे, कितने करे? सारे? वेरी गुड बेटे। डाउट्स बताओ फ्रिक्शन वाले वो लास्ट वाली शीट के। मुझे एक शीट दे दो बेटा, उससे पहले वाली भी कर लेंगे, पहले ये वाली कर लें। बातें नहीं। 3rd क्वेश्चन है, और कौन सा क्वेश्चन है बताओ? हाँ जी 8। नॉर्दम कौन सा? 7th का बी पार्ट। और कोई? 4th। और कोई? और कोई ये बता दो। 6th। किसने पूछा 6th? सारे पूछ लो। पहले मैं ये बता दूं जिसमें मुझे आसान लगेगा, आई सिंपली गिव हिंट। सबसे पहले आप ये 3rd क्वेश्चन देखो, बातें नहीं। अ बॉडी स्लिपिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स विद अ डिसेलरेशन ऑफ फोर्स 4, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ, बेटा ये इधर देखो, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक आगे मूव कर रहा है, कोई फोर्स हमने नहीं लगा, बातें नहीं बेटे, कोई फोर्स नहीं लगाया हमने, इट इज सिंपली मूविंग ऑन इट्स ओन। धक्का देके छोड़ दिया था हमने। रिटार्डेशन है, नॉर्मल फोर्स mg के बराबर आएगा और फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा? म्यू के एन। सो नेट फोर्स इस पे कितना है? पीछे ये आगे जा रहा है। आपने डाइनिंग टेबल पे ऐसे लेट्स से मोबाइल को ऐसे स्लाइड करा दिया,
ठीक है। सो व्हेन इट इज स्लाइडिंग, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है म्यू के एन, एन की वैल्यू mg के बराबर है। सो म्यू के mg इज इक्वल टू माइनस एम ए, मोशन के अगेंस्ट है, एम कैंसिल, रिटार्डेशन कितना आ गया माइनस म्यू के जी, ये हमें 4 गिवन है, म्यू के हमसे पूछा है, इसको भी माइनस कर दो बिकॉज इट इज रिटार्डेशन, जी 10। ये क्यों पूछ रहे हो बेटा, ऐसे तो सिंपल। एनीवेज वो कई बार लैंग्वेज में आप कंफ्यूज हो जाते हो, है क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिंपली आपने ब्लॉक को स्लाइड करा दिया है। अरे बेटा ये तुम ऐसे सवाल पूछोगे यार, व्हाट इज एम ए, जरा बताओ तो व्हाट इज एम ए, क्या कह रहे हो? एम ए उस ब्लॉक पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का रिजल्टेंट होता है बच्चे। एम ए इज नेवर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तुम एक बॉडी पे 50 फोर्सेस लगा रहे हो, उन सब का जो रिजल्टेंट है दैट इज एम ए, रिजल्टेंट है वो। तो इस केस में एक ही फोर्स था, एन और एम जी तो बैलेंस थे, एक ही फोर्स था, उसको मैंने एम ए के इक्वेट कर दिया। कैसी बातें कर तुम कह रहे हो एम ए उससे बड़ा होना चाहिए, यार ये तो मिसकंसेप्ट। आप न्यूटन लॉ में कहते हो एफ नेट इज एम ए, एम ए इज नॉट द फोर्स, फोर्सेज एक्टिंग तो होंगे नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, रस्सी का टेंशन, ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स एक बीच में छूट गया, वो भी अगली क्लास में मैं मंडे बता दूंगा, ठीक है। सो बेटे इस पे एक ही फ्रिक्शन फोर्स था, दैट इज इक्वल टू एम ए कर दिया, अपोजिट था इसलिए माइनस कर दिया। 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन में ये ब्लॉक रखा है इधर, यहां पर ये पुली अटैच्ड है, इधर एक ब्लॉक हैंगिंग है, ये भारी ब्लॉक है 15 kg का, इधर भी एक ब्लॉक हैंगिंग है, ये हल्का ब्लॉक है आई थिंक ओनली 5 kg का, ये ब्लॉक भी है 5 kg का, और म्यू की वैल्यू है 0.2, 15 2.2, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है 10। इस क्वेश्चन में भी आपको पहले चेक करना पड़ेगा मोशन पॉसिबल है भी या नहीं। सो ये दे रहा है ड्राइविंग फोर्स कितना 15G 150, ये अपोज कर रहा है कितना 5G। फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे इधर लगेगी क्योंकि ऑफ कोर्स ये भारी है, ये इधर नीचे जाना चाहता है, इसके वेट का कोई काम नहीं है क्योंकि वो मोशन नहीं दे रहा, वो तो टेबल के नॉर्मल फोर्स से बैलेंस। फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आ रही है 10, ड्राइव देने वाला फोर्स है 150 न्यूटन, अपोज करने वाला है 50 और 10 60, यानी ड्राइविंग फोर्सेस आर ग्रेटर, तो मोशन होगा। एंड यू कैन डायरेक्ट राइट एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्सेस बाय टोटल मास। नेट ड्राइविंग फोर्स है 150 माइनस 10 माइनस 50, यानी 150 माइनस 10 माइनस 50 डिवाइडेड बाय टोटल मास 25, ये आ गया एक्सेलरेशन। यहाँ आप ऐसे कर लो, T2 माइनस 5G इज इक्वल टू 5A, T1 माइनस T2 माइनस 10 इज इक्वल टू 5A, 15G माइनस T1 इज इक्वल टू 15A, तीनों इक्वेशंस को ऐड करो वही आ जाएगा, ठीक है। सो वैसे भी करके सिमर भी क्लियर है ना वैसे पक्का, ओके। लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा म्यू एन 50, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है, म्यू एन करो। आगे देखो 7th क्वेश्चन का बी पार्ट भी ऐसा ही है। 7th क्वेश्चन के बी पार्ट में भी ये ऐसे टेबल है, बेसिक क्वेश्चन हैं सारे। ये ब्लॉक, आगे ये एक और ब्लॉक, आगे ये पुली अटैच्ड है, ये ब्लॉक हैंग कर रहा है, दिस हैंगिंग ब्लॉक इज 0.5 kg, तो यहाँ पे फोर्स कितना आ गया 5 न्यूटन का 0.5G, ठीक है। ये दोनों ब्लॉक 1 kg के हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है 10 इंटू 0.2 2 न्यूटन, यहाँ पे भी फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है 2 न्यूटन, ड्राइविंग फोर्स कितना है 5। अपोजिंग फोर्सेस में इन ब्लॉक्स के वेट को मत काउंट करते फिरना, वो तो टेबल से बैलेंस हो रहे हैं। अगर ब्लॉक टेबल पे है तो वेट का काम कुछ नहीं आएगा उसमें, बस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बताने में आएगा। ब्लॉक इंक्लाइन पे है तो mg sin थीटा खाली जो अपोज करेगा या सपोर्ट करेगा। सो ड्राइविंग फोर्स है 5, अपोजिंग है 2 + 2 4, तो मोशन इस केस में भी होगा
तो आप चाहो तो फिर से वैसे ही कर लो, 5 - 4 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 2.5, ये आ गया। एल्स इक्वेशन लिखो, 5n माइनस T1 इज इक्वल टू 5a, T1 माइनस T2 माइनस 2, T1 माइनस T2 माइनस 2 इज इक्वल टू 1a, T2 माइनस 2 इज इक्वल टू 1a। ऐसे कर लो, बेसिक है, इनको करो आप। अगर एग्जाम नहीं है आसपास तो करो, अपने आप से तो ऑनेस्ट रहो। एग्जाम की बहाने से चलो हम शीट नहीं करेंगे, वो आपका ही अपना नुकसान है, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो फ्रिक्शन खाली थ्योरी थ्योरी सुन के कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस करोगे नहीं, आप फिर टेस्ट में मार्क्स डेफिनेटली वो तभी आएंगे जब आप करोगे। आगे देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो इधर। A block slides down an inclined surface with horizontal starting from rest. It covers 8 in the first 2 seconds. Find the coefficient of kinetic friction. तो ये आज की क्लास में हो जाएगा। आपसे कह रहा है एक ब्लॉक को मैंने इंक्लाइन पे रखा, पहले 2 सेकंड में इसने 8 मीटर ट्रेवल किया, तो आप s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देना, एक्सेलरेशन आ जाएगा नेगेटिव। तो पहले से ये को नेगेटिव मान लेना, क्योंकि ऑफ कोर्स जब ये नहीं नेगेटिव नहीं, क्योंकि g साइन थीटा बढ़ा आएगा, रेस्ट से छोड़ा है तो mg साइन थीटा बढ़ा ही रहा होगा। सो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाओगे, u 0 लोगे, a आ जाएगा, a को लिख देना, आज पढ़ा था g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, नीचे स्लाइड हो रहा है ना, तो mg साइन थीटा नीचे होगा, म्यू mg कॉस थीटा ऊपर, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14th क्वेश्चन देखो। 14th क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये वॉल है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस आ गई, ये ब्लॉक है। मैं ब्लॉक को अभी वॉल से हल्का सा पीछे दिखा रहा हूं, हल्का सा पीछे, ध्यान दो इधर। फोर्स तुमने लगाया ऐसे एंगल पे, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है। दिस एंगल इज हाउ मच 37। ब्रेक करो जरा इसको, 100 cos 37 कितना आ जाएगा 80, 100 sin 37 कितना आ जाएगा 60, इसको हटा लो अभी। सो ये 80 ये 60 और इस ये कितना है 10 kg, तो ये वेट कितना आ गया 100। तो ग्राउंड से नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा 100 नीचे 60 नीचे, इधर तो मोशन में है नहीं ब्लॉक, तो नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा 160। तो फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू कितना है 0.6 इंटू 160 कितना आ गया 96 न्यूटन। बट तुमने तो खाली 80 न्यूटन का फोर्स दिया, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू तो 96 है, तो ये तो ब्लॉक आगे जाएगा ही नहीं, इसको तो फ्रिक्शन ने ही रोक दिया। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कितना आएगा 80, तो ये ब्लॉक जब आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, इसी ने रोक दिया, तो यहाँ तो ये दीवार को टच ही नहीं करेगा, तो नॉर्मल फोर्स कितना आएगा 0। ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जैसे लास्ट अभी यहीं पे क्या करता, मैं दीवार और ब्लॉक के बीच में रस्सी बांध देता और मैं कहता बजाय इसके मैं इसको खींच रहा हूं, लेकिन उस केस में भी ये चल नहीं पा रहा, फ्रिक्शन ने ही रोक दिया, तो फिर रस्सी में टेंशन ही ना आता। ओके, तो इस केस में ये ब्लॉक आगे ही नहीं जा पाएगा, दीवार के साथ नॉर्मल फोर्स 0 आएगा। क्लियर है लक्ष्य? 5 और 6 देखो। फिफ्थ, सपोज द ब्लॉक, अच्छा ये उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि ये 30 डिग्री का इंक्लाइन है, ये ब्लॉक को हमने यहां से छोड़ा, ये 2 सेकेंड में इन टाइम 2 सेकेंड ये 8 मीटर नीचे स्लाइड कर गया। ये फोर्थ क्वेश्चन था, तो इसके हिसाब से देखिए जरूरत पड़ेगी, हाउ फार विल द ब्लॉक मूव इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इफ इट इज पुश्ड डाउन द इंक्लाइन विद द फोर्स ऑफ 4। तो मैं ऐसे कर लेना, फिर 1 मिनट बेटा। अब इस क्वेश्चन, आप फोर्थ क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू निकाल चुके होगे, फोर्थ क्वेश्चन करके म्यू आ गया होगा। नाउ कह रहा है हमने इस पे जो mg साइन थीटा था,
mg sin थीटा के साथ साथ हमने इस पे एक और फोर्स लगाया है 4 न्यूटन का नीचे की ओर, और फ्रिक्शन फोर्स कितना है म्यू mg cos थीटा। नीचे तो ये चलेगा ही चलेगा, क्योंकि 4 न्यूटन ना लगाओ तो भी चल रहा था, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, तो अब तो पक्का ही चलेगा और तेज चलेगा। सो नाउ अब ma इज व्हाट, इन तीनों का रिजल्टेंट। ओके यार, ऐसी नहीं बेटा सुचित, mg sin थीटा प्लस 4 माइनस म्यू mg cos थीटा दैट इज इक्वल टू ma। a निकाल लो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो, x डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा 2 सेकंड में। ओके बोलो बेटे भुवनेश। वो आते हैं, उस पे आते हैं, अलग क्वेश्चन है तो फिर अलग। इसमें कोई डाउट है तो अभी 5th 6th कर लेने दो बेटा, मुझको बताता हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो बेटा, a body starts slipping down an incline and moves half meter in half second। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ बॉडी स्टार्ट्स स्लिपिंग डाउन, तो बॉडी को हमने यहां से छोड़ा और ये स्लिप खुद ब खुद कर रही है, तो पक्का ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है, नहीं तो बॉडी नीचे ही ना आती। समझ गए। हमसे कह रहा है हाफ सेकेंड में ये हाफ मीटर नीचे आ गई, यहां से चली थी t इक्वल टू 0, t इक्वल टू हाफ पर ये यहां पहुंच गई। ठीक है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाफ मीटर। तो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव द नेक्स्ट हाफ मीटर, तो अगला हाफ मीटर ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन फ्रिक्शन का नहीं है, काइनेमेटिक्स का है। क्योंकि यार आप g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा क्यों लिख रहे हो, आप a लिखो उसको। आप पहले यहां से यहां तक s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ। ये तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी जा रही है, पहला हाफ मीटर जाने में हाफ सेकंड, अगला हाफ मीटर जाने में कितना टाइम। आई थिंक आप खुद कर लोगे। जो ये भी खुद नहीं हो रहा बेटा, एंजॉय करो और क्या, बढ़िया देखो, बढ़िया एंजॉय करो, क्योंकि इतना एफर्ट जो नहीं करेगा कोई फायदा नहीं है फिर। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन ही आपसे हो, अब कैजुअल हो जो एकदम ही, तो फिर तो हर क्वेश्चन ही बताना पड़ जाएगा आपको। तो ये तो आई थिंक हो जाएगा, काइनेमेटिक्स है। आप एक बारी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ यहाँ से यहाँ तक के लिए, अगली बारी या तो यहाँ से यहाँ लगा लो या डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लगा लो, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम आए उसमें से हाफ माइनस कर दो, ये टाइम आ जाएगा, खत्म। ठीक है, तो ये आप अपने आप कर लो। फिर भी किसी का आ जाए डाउट, नहीं आंसर मैच कर रहा हो, आप इंडिविजुअली पूछ लेना। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटे भुवनेश, क्या डाउट है तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन में। अरे 14th लास्ट छोड़ना है। हाँ अरे बेटा टच नहीं कर, टच कर भी जाए, जब वो आगे जाने की टेंडेंसी नहीं है। हमारा ड्राइविंग फोर्स था 80 और फ्रिक्शन की लिमिट थी 96, तो वो आगे ही नहीं बढ़ रहा, तो नॉर्मल फोर्स इज 0। मैं इसको जस्ट ऐसे टच करके ऐसे खड़ा हूँ, जस्ट मैंने टच किया हुआ है, तो नॉर्मल फोर्स 0 है। या नॉर्मल फोर्स होता मैं तो ऐसे गिरता, मैं तो इधर को आता, नॉर्मल फोर्स होता। आप दीवार को जस्ट ऐसे टच करके, तो नॉर्मल टच कर रहे हैं डज नॉट मीन नॉर्मल फोर्स आएगा। मैं दो ब्लॉक्स को ऐसे रख दूं टेबल पे, ये एक ब्लॉक पड़ा है, ये एक ब्लॉक पड़ा है, टच करता हुआ, व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन देम, 0। तुम इधर से फोर्स लगाओ तब तो यहाँ नॉर्मल फोर्स आएगा। तो टू बॉडीज आर टचिंग ईच अदर डज नॉट मीन फोर्स इज देयर बिटवीन देम, व्हेन दे टच एंड दे ट्राई टू पुश ईच अदर, तो नॉर्मल फोर्स आएगा। ठीक है, और कोई है इस शीट का डाउट, पिछली शीट के बताओ। ये शीट किसकी है सुचेत, पिछली वाली शीट के डाउट्स बेटे कौन से हैं बताओ। नाइन्थ और 10th शीट देना बेटे। अरुण भाव कहाँ है शीट, कोई बात नहीं छोड़ो, शीट दो बेटे। लास्ट वाले 9th और 10th क्वेश्चन देखें, और वो जो 4 के आंसर नहीं है वो भी देखें। 2, 3, 4, 5 का भी आंसर भी करना है ना हमें। पहले का आंसर दिया हुआ है, पहले पूछा कौन सा आपने,
नाइन्थ क्वेश्चन देखो इधर, नाइन्थ क्वेश्चन इस तरह से है, ये ऐसे चेन है, 5 लिंक है ना, 1 2 3, यस 5 लिंक है ये, ठीक है। इट सेज दैट अ चेन कंसिस्टिंग ऑफ 5 लिंक्स ईच ऑफ मास 0.1 kg, हर एक का मास है 0.1 kg, हर एक लिंक का, ध्यान से देखो क्वेश्चन इधर, हर एक लिंक का मास है 0.1 kg, जी की वैल्यू 10 लेके चलेंगे इसमें, इज लिफ्टेड वर्टिकली विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2.5, इसको हम पुल कर रहे हैं ऊपर F से, सो दैट ये पूरा सिस्टम 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द इंट्रैक्शन फोर्स, यानी वही नॉर्मल फोर्स, बात है नहीं बेटे, बिटवीन द टॉप लिंक एंड द लिंक इमीडिएटली बिलो, मतलब पहले और दूसरे लिंक के बीच इस क्वेश्चन में। और अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे ये हमने 5 ब्लॉक लगा दिए और इसको हम पुल कर रहे हैं सो दैट ये सारे के सारे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। यहां पे मैं आपसे पूछूं बेटा जरा यहाँ पे टेंशन बताना, आप क्या कहोगे? आप ऊपर वाले ब्लॉक को सिस्टम मान लो, इस पे क्या फोर्स आ रहा है ऊपर? F, नीचे क्या आ रहा है? mg, और यहाँ का टेंशन T, सो F माइनस mg माइनस रस्सी का टेंशन T इज इक्वल टू ma, खत्म। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे ये लिंक, और भाई इट्स नॉर्मल, जैसे ट्रेन है, ट्रेन का इंजन आगे चला तो इंजन सबसे पहले वाले कोच को पुल करेगा, पहला दूसरे को पुल करेगा, जो बीच में वो मैग्नेटिक फोर्स होता है उनमें, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो लाइक दैट। आपने कौन सी चेन को, लिंक को पकड़ के, भुवनेश इधर ध्यान बेटे, व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग ध्यान सामने, सो आपने पहले लिंक को पकड़ के ऊपर खींचा, पहला दूसरे को खींचेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, पहला दूसरे को किधर खींचेगा? ऊपर, तो दूसरा पहले को नीचे, एक्शन रिएक्शन, जैसे ये यहां पर ये रस्सी के थ्रू काम होगा। सो अगर मैं पहले लिंक का एफबीडी बनाऊंगा तो इस पे क्या क्या फोर्स आएगा? पहले वाले लिंक पे F फोर्स ऊपर आएगा, पहले और दूसरे के बीच जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो पहले वाले लिंक पे आएगा नीचे F1, और दूसरे वाले लिंक पे आएगा वही फोर्स ऊपर, और आएगा इसका वेट mg, तो बस इस टेंशन की जगह ये इंट्रैक्शन फोर्स आ गया। नाउ F माइनस F1 माइनस mg इज ma, ओके। और F की वैल्यू कैसे निकालोगे? पांचों को सिस्टम मान लेना, पांचों को सिस्टम मान लेना, पांचों को सिस्टम मान लिया। अब ये बीच के इंट्रैक्शन फोर्सेस का हमें कोई काम नहीं। क्या इक्वेशन बनेगी मृदुल? F माइनस 5mg इज 5ma, फिर ma नहीं 5ma, पूरे सिस्टम का मास कितना है? 5m, तो यहां से तुम्हें F मिलेगा, F को यहां रखो, F1 मिलेगा, खत्म। ओके, पहचानो बेटे, ये क्वेश्चन नहीं हो पाना मींस कहीं ना कहीं आप फ्री बॉडी डायग्राम ठीक से नहीं बना पा रहे। आप जी की वैल्यू 10 ले लेना, 9.8 ले लेना, कुछ भी लेके सॉल्व कर लो, ठीक है। हाँ तो 9.8 लेके कर लेना, ओके। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक बार देखो क्वेश्चन। सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कैपिटल M is 5 kg, स्मॉल m is 2 kg, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ। ये वेज है, वेज के ऊपर ये रॉड है, मैं रॉड को थोड़ा सा सेपरेट करके दिखा रहा हूं, अलग ही बना देंगे चलो इसको। ये वेज आ गया, पहले मैंने वेज को, यहां पे आप इस क्वेश्चन में वेज के ऊपर रॉड है, वेज कंस्ट्रेंट बताया था ना, इस क्वेश्चन में आप वेज और रॉड को एक सिंगल सिस्टम फिलहाल नहीं मान सकते। क्यों? मैंने अभी पीछे ब्लॉक प्लेस्ड ओवर ब्लॉक में मैंने कहा लेट अस अज्यूम इट इज अ सिंगल बॉडी, यहां पे मैं वेज और रॉड को एक सिंगल बॉडी नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, डायरेक्शन भी अलग है, इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट है, इसका डाउन। ब्लॉक ओवर ब्लॉक में भी देखो, अगर स्लिपिंग हो रही होती है ना तो आप उनको एक सिंगल बॉडी नहीं मान सकते। यार तुम सिंगल बॉडी मानोगे, तुम कहोगे एफ नेट इज इक्वल टू ma, वो एक इसका होगा,
बॉडी 1 का या बॉडी 2 का? किसका होगा सोच के ये भी बताना जरा। एक और सवाल आपके सामने। ये 5 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है। मान लो यहाँ पे तुमने फोर्स लगा रखा है 80 न्यूटन का और स्लिपिंग हो रही है। मान लो फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू जहाँ पे जस्ट 12 न्यूटन थी। तुमने फोर्स इतना ह्यूज लगा रखा है, ऐसे मत सोचा करो अरे सर इतना ह्यूज फोर्स अब तो स्लिपिंग पक्का होगी। आप वैसे ही किया करो जो सिखाया है कि मान के चलो इकट्ठा चल रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स ढूंढो, अगर वो लिमिटिंग से कम आया तो इट्स ओके। मान लो यहाँ स्लिपिंग हो रही है तो ये फोर्स कितना होगा 12, सॉरी इस पे फ्रिक्शन आएगा पीछे की ओर 12, इस पे फ्रिक्शन आगे की ओर क्या आएगा 12। ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा 12 इज इक्वल टू 3a 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका कितना आएगा 80 माइनस 12 इज इक्वल टू 5a। एक्सेलरेशन अलग अलग आएंगे। लेट्स से आपने गलती कर दी, आपने कहा ट्रीट इट एज अ सिंगल बॉडी, ट्रीट इट एज अ सिंगल बॉडी। वैसे अभी कर नहीं सकते आप इन दोनों को फिलहाल जहां तक हमारा सिलेबस पहुंचा है आप इनको सिंगल बॉडी तभी मानो जब ये सचमुच इकट्ठा चल रहे हैं। लेट्स से तुमने गौर नहीं किया इस बात का, ये दोनों अलग चल रहे थे, तुमने मान लिया इसको सिंगल बॉडी। अब तो ये 12 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो इंटरनल फोर्स हो गया। क्या इक्वेशन आएगी 80 इज इक्वल टू 8a, एक्सेलरेशन क्या आएगा 10। 10 से तो ना ये चल रहा है ना ये तो 4 से जा रहा था, 12 इज इक्वल टू 3a 4 से जा रहा था, और ये किससे जा रहा था 80 माइनस 12 68/5 13.6 से। तो ये 10 क्या है, व्हाट इज 10? ये किसका एक्सेलरेशन आ गया? ये तो ना इसका है ना इसका है, किसी का तो होगा। किसका? कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज अलग अलग चल रही हैं, एक का एक्सेलरेशन है a1 एक का a2। तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने दोनों को सिंगल बॉडी मान लिया, तो तुम्हारा एक नया a निकल के आ जाएगा एक्सेलरेशन। वो किसका एक्सेलरेशन होगा? हट, फिर देखो कितना a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 आ रहा है 13.6 माइनस 4 रफली आ जाएगा। सोचना ये भी, ये किसका एक्सेलरेशन आ गया। ओके चलो इधर आओ, यहां पर भी वेज है, वेज के ऊपर रॉड है, दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं, सो आई कैन नॉट टेक इट एज अ सिंगल बॉडी। गौर से देखो इधर, वेज पे क्या क्या फोर्सेस हैं, इसका वेट आएगा नीचे 5g, टेबल से नॉर्मल फोर्स आएगा ऊपर n1, रॉड नॉर्मल फोर्स इधर देगा ना, याद रखना नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट सरफेस है रॉड और वेज का, नॉर्मल फोर्स इधर आएगा। वेज का एक्सेलरेशन डायग्राम बनाए, सो वेज का एक्सेलरेशन इधर है कितना a w। वर्टिकल डायरेक्शन में वेज का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस, तो n को तोड़ो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये भी थीटा आएगा। n cos थीटा नीचे, m 5g नीचे, सो n cos थीटा प्लस 5g इज इक्वल टू n1 आ जाएगा। ये लेफ्ट को एक्सेलरेशन है तो लेफ्ट साइड फोर्स माइनस राइट साइड फोर्स इज इक्वल टू ma आएगा। लेफ्ट साइड फोर्स कितना है n साइन थीटा, सो n साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। एक ये हमारे काम की इक्वेशन है, इसका हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये एक नई इक्वेशन तो है बट इसमें एक नया नोन भी है n1, सो नो नीड ऑफ दिस। अब जरा रॉड को देखो, तो ये रही रॉड, ऐसे है ये रॉड, रॉड का अपना वेट आएगा नीचे की ओर कितना 2g, रॉड का मास 2 kg है ना, यस। ये नॉर्मल फोर्स n किसने किसको दिया था, रॉड ने वेज को, तो इसका रिएक्शन फोर्स वेज का रॉड पर n, एंड लेट मी ब्रेक इट। जैसे ये n का वर्टिकल कंपोनेंट था n cos थीटा नीचे, तो उस n का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा n cos थीटा ऊपर और n sin थीटा राइट।
आएगा? बहुत बार कर लिया आप तो यही काम करना, आपने प्रैक्टिस इतनी करनी है कि ये सब चीजें आपको तुरंत दिमाग में सेट हो जाएं। एन साइन थीटा का सर एस्टिमेट क्या होगा? जो सपोर्ट लगा रखे हैं आपने रॉड के दोनों तरफ, एन साइन थीटा चाहेगा रॉड जाए राइट को जाने को अलाउड नहीं है, ऊपर हमने सपोर्ट दे रखे हुए हैं, तो इसलिए वो जो सपोर्ट है वहां से एक नॉर्मल फोर्स आएगा N2 जो इस एन साइन थीटा को बैलेंस कर देगा। तो अल्टीमेटली रॉड किधर आएगी? नीचे। तो रॉड का एक्सेलरेशन नीचे की ओर आएगा 2g माइनस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। और अब ये AW और AR में रिलेशन वही वेज कंस्ट्रेंट, आई थिंक यही आता था ना, AW इज AR tan थीटा या उल्टा? AR इज AW tan थीटा, वो यूज करो। उसमें ये दोनों AW की वैल्यू और AR की वैल्यू रखो, N आ जाएगा, N की वैल्यू वापस यहां पे रख दो, AR AW। आगे का प्रोसेस स्टैंडर्ड है। आंसर किसी का आया? सर एस्टिमेट क्या है बताओ? वेज का एक्सेलरेशन सॉल्व करके आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बेटे रॉड का 4। ये प्लीज आंसर नोट कर लो। किसी और का भी यही आया? पूर्वा क्या आंसर आ रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ रॉड इज 20/7। 20, वेरी गुड गुरनूर बेटे। तो ये 20, बेटा सर हिस्ट्री चेक करो आंसर, ये 20/7 आ रहा है। तो ये आंसर मुझे चेक करके मृदुल किया था, अब करके ये मंडे को आंसर बताओगे आप लोग। आनिश बेटे तुम बताओगे, मैं तुमसे पूछूंगा। लक्ष्य बेटे याद दिलाना, नहीं बताएगा फिर देखना, तुमने याद दिलाना है सर आनिश, बस मैं समझ जाऊंगा। ओके, सो 20/7 और फिर ये अकॉर्डिंगली 3 और 4 तो सर हिस्ट्री गलत लग रहा है, जसनूर का आंसर आ रहा है, ठीक है, पूर्वा का भी वही आ रहा है, वेरी गुड जसनूर बेटे। थर्ड आई थिंक हो जाएगा, थर्ड तो बिल्कुल क्लास में जैसा कराया है वैसा क्वेश्चन है। थर्ड का बस पूर्वा आंसर बता दो बेटा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। सुचेत तुमने नहीं किया? तुम्हारे कोई हाफ ईयरली थोड़ना है। अरे यार तो कॉपी पास में रखते। जसनूर क्या आंसर आ रहा है बेटे? थर्ड के बेटे आंसर। वेरी गुड अर्चित। 4 kg का एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ 4 आ रहा है 160/मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 2 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 200/57। ठीक है, हर्षित का भी यही आंसर आ रहा है। फोर्थ का भी बेटे बता दो, बस एक ही रह गया। फाइन नॉर्मल, फोर्थ का आंसर आ रहा है 14 न्यूटन आ रहा है, 14। पूर्वा बेटे फोर्थ का आंसर 14 न्यूटन आ रहा है। ओके बेटे, हाँ चलो आज मजे करो, इतना ही रखते हैं। बट अब 1 मिनट, मंडे तक आप मुझे 3 क्वेश्चन पूछे मैंने आज सब क्लास में। एक तो वो मिनिमम फोर्स किस एंगल पे, एंड प्लीज डोंट से 30, 47, 37, म्यू के टर्म में आंसर आएगा वो। दूसरा सवाल था वो एक्सेलरेशन किसका आया, ना A1 ना A2, तो वो एक्सेलरेशन। तीसरा सवाल 3 ब्लॉक्स वाला क्वेश्चन। ये 3 फ्रिक्शन के दोनों लेक्चर्स अच्छे से रिवाइज करके देन मंडे। ओके, ये शीट किसकी है बेटा? हाँ 1 मिनट, बैठे रहो बैठे रहो। संडे टेस्ट का मैं बता दूं एक बारी, ऑप्शनल ही है, लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन, वो पूरे दिन ओपन रहेगा। हाँ जी बेटा, 1 मिनट आनिश।